साथ पलक शर्मा। खबर बहराइच से है। जिले में उत्तर प्रदेश मेडिकल एंड सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स एसोसिएशन ने बहराइच में अपनी 4 सूत्रीय मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा है। संगठन के प्रदेश उपाध्यक्ष अरुण सिंह के नेतृत्व में मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स ने स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार और साथ ही दवाओं की कीमतों को नियंत्रित करने की मांग उठाई है। अरुण सिंह ने बताया कि उनकी प्रमुख मांगों में स्वास्थ्य सेवाओं को सस्ता करना, दवाओं और सर्जिकल सामान पर जीएसटी को 0% करना और स्वास्थ्य बजट को जीडीपी का 5% करना शामिल है। उन्होंने कॉर्पोरेटिव सेक्टर द्वारा दवाओं की एमआरपी बढ़ाकर की जा रही मनमानी और भ्रष्टाचार पर भी चिंतित है। उसके अलावा संगठन ने सरकारी और निजी अस्पतालों में मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स के काम करने के अधिकार को सुनिश्चित करने की मांग भी की है। चार बिंदुओं के ऊपर जो है ज्ञापन है और हमारा संगठन है यूपीएमएसआर है स्टेट का और एफएमआरआई के बिहाफ पे दिया है, जिसके अंदर हमारी मुख्य मांग है कि स्वास्थ्य सेवाओं को सस्ता किया जाए, मेडिसिन और सर्जिकल आइटम के ऊपर जो है जीएसटी 0% किया जाए और जो है जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं उसके ऊपर जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है उसकी जीडीपी का जो है 5% जो है स्वास्थ्य पे जो है खर्च किया जाए, जिससे हम बेहतर जो है चीज़ें दे सकें। कॉर्पोरेट सेक्टर जो दवाओं की मनमानी है, भ्रष्टाचार है, जो महंगी दवाएं बेच रहे हैं, एमआरपी बहुत ज़्यादा बढ़ा के और सारी चीज़ें दवाएं महंगी करके उस दवा के दाम को जो है कम किया जाए और मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स का जो काम करने का अधिकार है अस्पतालों के अंदर, सरकारी अस्पतालों के अंदर, प्राइवेट अस्पतालों के अंदर, जहाँ रोका जा रहा है आज की तारीख में काम करने से, उस अधिकार को जो है हमें सुनिश्चित किया जाए और हमें काम करने जो है अस्पतालों के अंदर दिया जाए, यही हमारे मांग है। कितने बिंदु आज की? ये 4 बिंदु हैं हमारे जो है और भी डिमांड है, जिसके अंदर जो है हम लोग उसको लिखित रूप से जो है एक अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस करके विस्तार से जो है उसके बारे में हम लोग जो है बताएंगे। मांगे पूरी नहीं होती, अगला कदम क्या रहेगा? हम लोग अपना जो है ये आंदोलन को जो है रेगुलर बेस पे जो है करते रहेंगे, क्योंकि पहले से भी हम इन मांगों को उठाते रहे हैं। अपनी मांगों के अलावा जनमानस के लिए जो मांगे हैं हमारी उसके लिए, और हम अपने आंदोलन को और तेज गति देते रहेंगे और अगर इसका जो है कोई उस तरह का जो है पॉजिटिव रिस्पांस आता है तो उसका स्वागत है और नहीं आता है तो हम अपने आंदोलन को जो है और आगे लेके चलेंगे और जनमानस के अंदर इसको जो है और आंदोलन को बड़ा करने का जो है हमारा जो है संगठन का जो है मजबूत जो है कदम है, जिसको हम आगे ले जाके जो है इसके जब तक ये मांगे हमारी नहीं मानी जाती हमारा आंदोलन जो है चलता रहेगा। क्या नाम है आपका? मेरा अरुण सिंह नाम है और मैं यूपीएमएसआरआई का स्टेट वाइस प्रेसिडेंट हूँ। प्रयागराज में पति ने पत्नी की धारदार हथियार से हमला कर हत्या कर दी है। हत्या के बाद पति डेड बॉडी छोड़कर फरार हो गया। वारदात की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस के सामने 6 साल के बेटे ने बताया, पापा रात में मम्मी का गला दबा रहे थे, मैं जगा तो मुझे डांट कर सो जाने को कहा। महिला की पहचान आपको बता दें संगीता देवी 32 वर्षीय के रूप में की गई है, जो 2 मासूम बच्चों की मां थी। घटना का कारण घरेलू कलेश बताया जा रहा। फिलहाल पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। वारदात सराय इनायत थाना क्षेत्र की है। पूरा मामला सराय इनायत थाना क्षेत्र के गांव पट्टी छीट का है, जहां शैलेश कुमार पत्नी संगीता के साथ रहता था और दोनों की 13 साल पहले शादी हुई थी। उसके 2 बेटे शिवम 12 वर्षीय और सिद्धार्थ 6 वर्षीय है। संगीता देवी फूलपुर के शेखपुर मोहल्ले की रहने वाली थी और 3 बहनों में सबसे छोटी थी। मंगलवार देर रात पति पत्नी के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ था। विवाद बढ़ा तो पति ने पहले पत्नी का गला दबाया, इसके बाद धारदार हथियार से उस पर हमला कर दिया। कमरे में चारों ओर खून की छींटें बिखर गई थी। मम्मी पापा की आवाज सुनकर कमरे में सो रहे बच्चे जाग गए और बच्चों ने देखा कि पापा मम्मी का गला दबा रहे हैं। दोनों बच्चे चिल्लाए तो पापा ने उन्हें डांट कर चुप करा दिया और सुला दिया। बुधवार सुबह करीब 5 बजे पड़ोसन अनुपमा राव खेत में काम के लिए संगीता को बुलाने पहुंची। काफी आवाज लगाने के बाद भी जब कोई बाहर नहीं निकला, कुछ देर बाद बच्चे रोते चिल्लाते हुए घर से बाहर आए। अनुपमा अंदर गई तो देखा कि संगीता जमीन पर पड़ी थी, उसके सिर पर चोट के निशान थे और जीभ बाहर निकली थी। सराय इनायत पर 112 द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम जयपट्टी छीट में एक महिला का
उसके पति द्वारा हत्या कर दी गई है। इस सूचना पे तत्काल मौके पे पुलिस पहुंची तथा डॉग स्क्वाड और फील्ड यूनिट द्वारा भी घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। प्रथम दृष्टया शव के सर पे चोट लगना पाया गया है, परंतु मृत्यु का सही कारण जानने के लिए पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई जा रही है। घटना कारित करने के संबंध में आरोपी महिला के पति शैलेश कुमार के विरुद्ध महिला के भाई द्वारा तहरीर दी गई है, जिस पर सुसंगत धाराओं में अभियोग थाना सराय इनायत पर पंजीकृत कराया गया है। आरोपी पति शैलेश को पुलिस द्वारा हिरासत में लिया गया है तथा पूछताछ की जा रही है। प्रथम दृष्टया हत्या का कारण घरेलू कलह व झगड़ा पाया गया है। अभियुक्त को न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है तथा विधिक कार्रवाई प्रचलित है। मौके पर शांति व्यवस्था। बदायूं के भगवानपुर में रास्ता श्रेणी 6 की भूमि पर बारात घर का निर्माण राजस्व संहिता को खुली अवहेलना, आईजीआरएस पर शिकायतों के निस्तारण पर भी सवाल। बदायूं दातागंज में 18 मार्च जागरण। आपको बता दें कि वहां पर भगवानपुर में राजस्व अभिलेखों में श्रेणी 6 रास्ता दर्ज, गाटा संख्या 153, रकबा 0.6070 हेक्टेयर पर बारात घर का निर्माण कार्य विवादों में घिर गया। ग्रामीणों का आरोप है कि सार्वजनिक उपयोग की इस भूमि पर पक्का निर्माण कराना उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के प्रावधानों का सीधा उल्लंघन है, लेकिन स्थानीय प्रशासन ने बार बार शिकायतों के बावजूद न तो निर्माण रोका है और न ही दोषियों पर कार्रवाई की है। प्राप्त दस्तावेजों के अनुसार प्रार्थी ने पहले स्थानीय स्तर पर कई शिकायत पत्र दिए हैं। शिकायतकर्ता का दावा है दोनों शिकायतों का निस्तारण गलत तथा भ्रामक तरीके से किया गया है। निस्तारण आख्या पर उप जिलाधिकारी एसडीएम दातागंज ने स्वयं स्वीकार किया है कि श्रेणी 6 रास्ता की भूमि पर बारात घर का निर्माण ग्राम पंचायत के प्रस्ताव के आधार पर किया जा रहा है, लेकिन उसी आख्या में प्रार्थना पत्र को झूठा तथा निर्धारित बताकर खारिज भी कर दिया गया है। संडीला में लगे नेत्र चिकित्सा शिविर में भारी भीड़ उमड़ पड़ी है, लेकिन इलाज के नाम पर तस्वीर कुछ और ही नजर आ रही है। सैकड़ों मरीजों की आंखों की जांच तो की गई, लेकिन मोतियाबिंद ऑपरेशन के लिए सिर्फ 20 मरीजों को ही चुना गया। बाकी मरीज मायूस होकर वापस लौट गए। लाला गंगा प्रसाद मानव कल्याण समिति और सीतापुर नेत्र चिकित्सालय के संयुक्त शिविर में व्यवस्थाओं के बड़े बड़े दावे किए गए, लेकिन जमीनी हकीकत ने इन दावों की पोल खोल दी है। शिविर का संचालन डॉक्टर सत्यप्रकाश आर्य की देखरेख में हुआ, जबकि उद्घाटन डॉक्टर दुष्यंत गुप्ता ने दीप जलाकर किया था। मंच से सेवा और समर्पण की बातें हुई, लेकिन सीमित चयन ने सवाल खड़े कर दिए। क्या इतनी बड़ी भीड़ के लिए तैयारी पर्याप्त थी? शिविर में मौजूदा डॉक्टरों की टीम डॉक्टर निकिता अग्रवाल, डॉक्टर हर्षित शुक्ला, डॉक्टर सोनल शुक्ला, डॉक्टर प्रिया, डॉक्टर पारितोष मिश्रा, डॉक्टर नसीम गाजी ने मरीजों की जांच कर सलाह जरूर दी, लेकिन ऑपरेशन की संख्या बेहद कम रही। इसी बीच 6 टीबी मरीजों को पोषण किट बांटी गई, जिसे आयोजकों ने बड़ी उपलब्धि के तौर पर पेश किया है। चैत्र नवरात्रि के मद्देनजर विभिन्न देवी मंदिरों में पूजा हुई है। नवरात्रि के दौरान मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा होती है। 51 शक्तिपीठों में प्राचीन अलोप शंकरी मंदिर का है विशेष महत्व। अलोप शंकरी मंदिर प्रयागराज के अलोपी बाग क्षेत्र में स्थित एक प्रसिद्ध शक्तिपीठ है, जो 51 शक्तिपीठों में से एक है। यहाँ मंदिर मां सती के दाहिने हाथ के पंजे के गिरने की वजह से बना है, जो अलोप हो गया था, इसीलिए उसे अलोप कहा जाता है। इस मंदिर में किसी देवी देवता की कोई प्रतिमा नहीं है, बल्कि एक लकड़ी के पालने की पूजा की जाती है, जिसे लाल रंग के कपड़े से ढका जाता है। श्रद्धालु इस पालकी को छूकर आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। नवरात्रि के दौरान यहाँ भक्तों की भारी भीड़ उमड़ती है। मान्यता है कि यहाँ पालकी की पूजा करने और कलाई पर रक्षा सूत्र बांधने से हर मन्नत पूरी होती है। 51 शक्तिपीठों में से एक मां का ये दरबार वैसे तो वर्ष भर श्रद्धालुओं में से भरा रहता है, लेकिन नवरात्रि के 9 दिनों तक यहाँ लाखों की संख्या में भक्त पहुंचकर मां का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं तथा अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए पूजा अर्चना भी करते हैं।
की पूजा होती है, तो क्या मान्यता है इस मंदिर की? देखिए, ये 51 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ है। यहाँ सती माता के दाहिने हाथ का पंजा मतलब हथेली यहाँ पे देखिए वो अदृश्य हो गई थी, इसीलिए यहाँ माता की कोई विग्रह कोई मूर्ति नहीं है। इनका नाम आलोक शंकरी इसीलिए पड़ा क्योंकि इनकी कोई विग्रह कोई मूर्ति नहीं है। आलोक मतलब अदृश्य जो दिखे ना, ठीक है। और झूला जो है पालना, ये पालने की मानता ये है, माता जी का आसन माना जाता है झूला। और उसके ठीक नीचे कुंड है, वहीं पे माता का मूल स्थान है, जो कि माता हाथ गिर करके हथेली गिर के वो अदृश्य हुई है। झूला माता जी का आसन है, आसन के तौर पे माता जी की यहाँ पूजा होती है। इनका नाम आलोक शंकरी है और पुस्तकों में इनका नाम प्रयागे माधवेश्वरी के नाम से वर्णित किया गया है। एक श्लोक है, प्रयागे संगमात प्रोत्साहम प्रतीक्षाम मंगलर्गता ललितालोप देवीया राजतो भम भैरव सुतीर्थ राज पश्चिमे वडस्य वायु कोणगात प्रयागराज वासिनीम नमामि लोक शंकरी। इनका नाम आलोक शंकरी शक्तिपीठ है। भक्तों की सारी कामनाएं यहाँ पूर्ण होती है, इसीलिए माता का यहाँ पे भव्य नवरात्रि में काफी ज्यादा भीड़ होती है। और दूर दूर से लोग तो आते ही हैं। दूर छोड़िए, दक्षिण भारत के लोग जो है ज्यादा आते हैं क्योंकि वो अष्टादश शक्तिपीठ मानते हैं। और अष्टादश शक्तिपीठों में से ये भी एक शक्तिपीठ है जहाँ माता के दाहिने हाथ का पंजा गिर के विलुप्त हुआ। और ये 14वां नंबर शक्तिपीठ है। ये 18 महाशक्तिपीठों में ये 14वां नंबर शक्तिपीठ है। अपना नाम बता दीजिए। मैं यहाँ पे पुजारी पद पे नियुक्त हूँ। मेरा नाम विकास मिश्रा है। ये आप लोग आलोक शंकरी मंदिर में आए हैं, तो इसकी क्या मान्यता है? लोग यहाँ पे बड़ी दूर दूर से आते हैं। यहाँ जो है माता शक्तिपीठ का वो है, यहाँ पालने की पूजा होता है। कहा जाता है कि माता जी पालने में विराजमान है। और यहाँ पूरा शादी के नए जोड़े बाकी सब नवरात्र लगने वाला है, काफी भीड़ होगी। यही वजह से सब माता का दर्शन करने के लिए आते हैं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम राहुल पुष्कर है, प्रयागराज। ये आप लोग आलोक शंकरी मंदिर में आए हैं, तो क्या मान्यता है इस मंदिर की? ये यहाँ पे पालने की पूजा होती है। ये अलोपिन मैया का मंदिर है। तो यहाँ पे आते हैं तो मनोकामना पूरी? हाँ, मनोकामना पूरी होती है। सब परिवार के साथ आए हैं। हाँ। क्या नाम है आपका? पायल पुष्कर। यस। यहाँ पर किस तरीके से पूजा अर्चना की जाती है? यहाँ पे क्योंकि किसी देवी देवता की मूर्ति नहीं बल्कि पालने की पूजा होती है, तो क्या मान्यता है इस मंदिर की? जैसे कि कहते हैं कि सती माता यहाँ पे अंग गिरा था और वो अलोप हो गया था, तो वही क्या कहते हैं मान्यता है कि यहाँ पे पालने की पूजा होती है। और सब आते हैं, सुबह 4 बजे से भोर से दर्शन शुरू हो जाता है। हमारे भक्त लोग आते हैं, बढ़िया पूजा पाठ, नारियल प्रसाद, चुनरी, माला जो भी है, माँ को श्रृंगार का सामान भी चढ़ाया जाता है। और क्या कहते हैं भोग में यही सब अपना सब श्रद्धालु आते हैं, सबकी मनोकामना पूर्ण होती है। चैत्र मास की वो है, माता का दिन है, सब आते हैं बढ़िया से। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनीता त्रिपाठी। कल से नवरात्र का त्यौहार शुरू हो रहा है, इसके साथ ही ईद भी आने वाली है, क्योंकि दोनों धर्मों के प्रमुख त्यौहार साथ साथ पड़ रहे हैं। इसके दृष्टिगत हमने दोनों धर्मों के धर्मगुरुओं से पहले ही पीस कमेटी की बैठक आयोजित कर दी गई है। जो भी पॉइंट्स थे उन सभी को एड्रेस कर लिया गया है। इसके अलावा फ्लैग मार्च अब से स्टार्ट किया जाएगा ताकि जो जनता है उसमें एक कॉन्फिडेंस बना रहे। इसके साथ ही हमारे द्वारा ड्रोन और CCTV कैमरों से भी निगरानी रखी जाएगी जगह जगह पर। कुछ प्रमुख मंदिर जहां पर भीड़ भाड़ होने की संभावना है वहां पर पर्याप्त संख्या में ड्यूटियाँ लगाई जाएंगी। इसके अलावा अन्य मंदिरों पर भी ड्यूटियाँ लगाई जाएंगी। इसके अलावा ईद के दृष्टिगत जो नमाज स्थल हैं उनके आसपास भी पुलिस बल की पर्याप्त संख्या में ड्यूटियाँ लगाई जाएंगी। और दोनों धर्मों के जो त्यौहार हैं वो सकुशल रूप से संपन्न हो, इसके लिए पूरी तरह से पर्याप्त व्यवस्था है। सोशल मीडिया पर जो हमारी टीम है 24 घंटे निगरानी करती है। कोई भी व्यक्ति जो आपसी वैमनस्यता फैलाता है या पैनिक क्रिएट करने की कोशिश करेगा, उसके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। इटावा में बिजली बिल बना जानलेवा, 3 महीने का 1,60,000 का बिल देख उपभोक्ता की मौत। भरथना में बिजली विभाग के खिलाफ फूटा लोगों का गुस्सा, कार्यालय पर शव रखकर परिजनों ने क्षेत्रीय लोगों को जोरदार हंगामा किया है। 55 वर्षीय शिव कुमार चाय की दुकान चलाकर करते थे परिवार का भरण पोषण। बिजली विभाग की लापरवाही और गलत बिल ने ले ली है जान। परिजनों का आरोप है 3 महीने का 1,60,000 रुपए का बिजली बिल आया था। टेंशन में उपभोक्ता की मौत हो गई। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस और साथ ही प्रशासनिक अधिकारी, परिजनों व क्षेत्रीय लोगों ने की है बिजली विभाग पर कार्रवाई की मांग। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राखी है।
महावीर नगर। अभी आप किस कार्यालय में आई हैं और एक क्या मामला है? हम बिजली विभाग में आए हैं। पापा की डेड बॉडी है ये मेरी। क्या नाम है आपका? मिस्टर शिवपाल सिंह, महावीर नगर के हैं। क्या इनकी मौत का कारण क्या है? बिजली का बिल, क्योंकि जो नए मीटर लगे थे उनके बाद में 3 महीने के बाद इनका बिजली का बिल इतना ज्यादा आ रहा था, जबकि बिजली की खपत मेरे घर में इतनी है ही नहीं, क्योंकि मामूली मजदूर आदमी है ये। ठीक है, चाय की दुकान लगाते हैं, इनकी घर में कोई ऐसी चीज, कोई एसी या कोई ऐसा साधन नहीं है जिसमें 1 महीने में 20-20, 25-25 हजार का बिल आए। तो अब इनको एकदम से 3 महीने का बिल थमा दिया गया, 1,60,000। तो वो बहुत परेशान हो गए। हम लोग समझा रहे थे परेशान मत हो, हम सही कराएंगे। डेली चक्कर लगाए, बहुत चक्कर लगाए उन्होंने बिजली विभाग के, लेकिन इनका कोई निवारण नहीं निकला और रात में उन्हें हार्ट अटैक आ गया और वो खत्म हो गए। हाँ हाँ हाँ, क्योंकि वो बहुत साधारण व्यक्ति थे। वो ऐसे नहीं थे कि बिजली का बिल आ रहा है तो वो टेंशन फ्री घूमते रहे। वो हमेशा अपना बिजली का बिल टाइम टू टाइम भरते थे। कोई भी सरकारी चीज वो टाइम टू टाइम करते थे। कितने बच्चे हैं और क्या कमाई के साधन? कमाई का सिर्फ एक ही साधन था, जो है मेरे पिताजी। ठीक है, 3 भाई हैं, 3 बहनें हैं और कमाने वाला सिर्फ यही थे। अब हमारे पास में कोई ऐसा साधन नहीं है जिनके भरोसे हम जी पाएंगे। क्या कह रहे हैं? हाँ, नया मीटर लगाया है। 3-4 महीने पहले लगाया था, तब से ही बिल हमारा बढ़ के आ रहा है। बहुत शिकायत की है। सुंदरपुर भी गए, यहाँ का जो बिजली विभाग है, हम सुंदरपुर भी गए, बट वहाँ से भी कोई सुनवाई नहीं हुई। वो यहाँ भगाते थे, यहाँ के लोग वहाँ भगाते थे। जब आज हम लोग यहाँ पे आए तो आप देख सकते हो कि बिजली के जो जितने भी अधिकारी हैं वो भाग गए हैं, सब ताला लगा के। कोई अधिकारी यहाँ नहीं है, कोई नहीं है, सब भाग गए। हम लोग तकरीबन, मैंने समय नहीं देखा क्योंकि पिताजी हमारे खत्म हो गए। हम लोग बहुत भगदड़ में हैं, बहुत परेशान हैं। कोई ऐसा समय नहीं पर्टिकुलर देखा, बट हम यहाँ पे पिछले 2 घंटे से, 2 या 1.5 घंटे से हैं हम लोग। नहीं, कोई नहीं आया। पुलिस आई है, लेकिन उनका भी हमें उतना सहयोग नहीं मिल पा रहा है और हम चाहते हैं कि हमें न्याय मिले। बस हम न्याय चाहते हैं, बिल्कुल बिजली विभाग के ऊपर। और जो जिन्होंने नहीं सुना, जेई या इनसे ऊपर भी जो हैं, बिल्कुल उन पे कार्रवाई हो। कम से कम आप आम लोगों की बात तो सुनो कि वो क्या रहे हैं। आप तो बात करना ही नहीं चाह रहे। जाहिर सी बात है, बहुत सारी आपत्तियां हैं। हम लोगों का जो नॉर्मल जीवन यापन है वो कैसे होगा? कमाने वाले एक ही व्यक्ति हैं, बस यही व्यक्ति है और कोई नहीं है। बिल्कुल टूट रहा है। आप देख ही रहे हो मेरे घर की क्या हालत है। आप देख रहे हो कि पापा जब थे तब भी बिजली विभाग में भाग दौड़ कर रहे थे, आज नहीं है तो आज उनकी मिट्टी बिजली विभाग में भाग दौड़ कर रही है। मरने के बाद भी उन्हें शांति नहीं है, वो आज भी यहीं बैठे हुए हैं। तो मैं चाहती हूँ कि इन्हें न्याय मिले। उत्तर प्रदेश सरकार के 9 साल पूरे होने पर मथुरा कलेक्ट्रेट में प्रदर्शनी और साथ ही लाभार्थी वितरण कार्यक्रम का आयोजन हुआ। उत्तर प्रदेश सरकार के 9 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में कलेक्ट्रेट सभागार में एक भव्य प्रदर्शनी एवं लाभार्थी वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं को प्रदर्शित किया गया, जिससे आम जनता को योजनाओं की जानकारी मिल सके। इस दौरान कार्यक्रम में उपस्थित जनप्रतिनिधियों एवं अधिकारियों द्वारा लाभार्थियों को विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत चेक एवं प्रमाण पत्र वितरित किए गए। इसमें प्रमुख रूप से युवा उद्यमी योजना, कन्या सुमंगला योजना तथा विभिन्न पेंशन योजनाएं शामिल रही हैं। कार्यक्रम में प्रमुख मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत भी युवाओं को प्रोत्साहित किया गया। बैंकों के माध्यम से स्वीकृत सैंक्शन किए गए ऋण पत्र जनप्रतिनिधियों द्वारा लाभार्थियों को सौंपे गए। इसी कड़ी में कुल 40 युवा उद्यमियों को सैंक्शन लेटर प्रदान किए गए। जो उपलब्धियां हैं उसको आप बाहर के माध्यम से एक मैंने डिटेल में हर डिटेल में मीटिंग के माध्यम से मैंने सबका आज जो हमें आज़ादी सिस्टम बना था और हमने जो किया है, आप भी रिपोर्टिंग करते हैं, आपको अच्छी तरह से पता है कि कितना आप फर्क देते हैं। ये सिर्फ सोच का है, ये सिर्फ करने का होता है। हम जो करते हैं, कहते हैं, वो करके दिखाते हैं। आज आप चारों तरफ विकास की एक गंगा हर विभाग में, हर
विषय में हमारे शासन प्रशासन के अधिकारी से लेकर हमारी सरकार से लेकर सभी स्कूटी करते हैं और हम उस नया भारत, विकसित भारत 2047 को हमारा सपना है, उसको अगले छोटे आगे बढ़ रहे हैं। यही हमारी सोच है। कलेक्ट्रेट में जो कार्यक्रम हुआ है उसको लेकर आप क्या कहेंगे, किस तरीके से? आज उत्तर प्रदेश सरकार के 9 साल पूर्ण होने पर कलेक्ट्रेट सभागार में एक प्रदर्शनी का तथा एक वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इसमें जो विभिन्न हमारी स्कीम्स चल रही हैं, जैसे सीएम युवा उद्यमी हो गया, हमारा कन्या सुमंगला हो गया, विभिन्न पेंशन स्कीम्स हो गया, मोटराइजेशन एंड मैकेनाइजेशन ऑफ फार्म इक्विपमेंट्स इत्यादि स्कीम्स में लाभार्थियों को चेक वितरण किए गए हैं, प्रशस्ति पत्र वितरण किए गए हैं। सीएम युवा उद्यमी के लिए हमने जिन लोगों का लोन सैंक्शन हुआ है नए कार्यों के लिए अप टू 5 लाख, उन लोगों को हमने सैंक्शन लेटर बैंक के द्वारा यहाँ पे मान्य जनप्रतिनिधियों की प्रेजेंस में उनको हस्तांतरित कराए। सीएम युवा योजना में आज हमने 40 के करीब हमारे जो युवा उद्यमी हैं उनको हमने 5 लाख तक के सैंक्शन लेटर्स दिए। सूबे के स्टाम्प एवं पंजीयन राज्य मंत्री रविंद्र जायसवाल ने चंदौली दौरे के दौरान कलेक्ट्रेट परिसर में निर्माणाधीन एआईजी स्टाम्प कार्यालय का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने भवन निर्माण की गुणवत्ता को बारीकी से परखा है और आवश्यक सुधार के निर्देश दिए। राज्य मंत्री ने कार्यदायी संस्थान पैक्सफेड को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि निर्माण कार्य को उच्च गुणवत्ता के साथ हर हाल में अप्रैल माह तक पूर्ण किया जाए। उन्होंने बताया कि इस कार्यालय का निर्माण लगभग 3.55 करोड़ रुपए की लागत से कराया गया है, जिससे जिले में स्टाम्प एवं पंजीयन से जुड़े कार्य में सुविधा बढ़ेगी। इससे पूर्व उन्होंने डाक बंगले में स्टाम्प विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक कर कार्यों की समीक्षा की और इस पर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। जनहित में बड़े फैसले, स्टाम्प ड्यूटी में राहत। मीडिया से बातचीत में राज्य मंत्री ने विभागीय उपलब्धियों का जिक्र करते हुए बताया कि किराएदारी के मामले में पहले लगने वाली 4% स्टाम्प ड्यूटी को समाप्त कर अब 500 से 5000 रुपए तक फिक्स कर दिया गया है। इस निर्णय से आम जनता को बड़ी राहत मिली है। रजिस्ट्री ऑफिस का निरीक्षण, निर्माणाधीन रजिस्ट्री ऑफिस का निरीक्षण किया है। क्या यहाँ पे होगा और कितनी लागत है, कब तक तैयार हो जाएगा? चंदौली में अभी तक रजिस्ट्री विभाग का जहाँ एआईजी बैठते हैं, मुख्यालय होता है, उसका दफ्तर अपना खुद का नहीं था। अब यहाँ बनाया जा रहा है। पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर हमने अभियान चला करके हर रजिस्ट्री दफ्तर को शानदार बना दिया जाए, क्योंकि यहाँ जो जनता स्टाम्प टैक्स देती है उनको बैठने का जगह नहीं रहता है। तो उनका जगह अच्छा हो, अच्छा फर्नीचर हो, बाथरूम हो, सारी सुविधाएं हो। आज उस तारतम्य में चंदौली के अंदर हम देखने आए और यह अच्छा बिल्डिंग बन रहा है और अगले 1 महीने के अंदर बन के तैयार हो जाएगा। कितनी लागत है? कितना? 3 करोड़ 55 लाख। कितना? 3 करोड़ 55 लाख। 3 करोड़ 55 लाख। मंत्री जी, आप बहराइच में भीषण सड़क हादसा, ट्रक की टक्कर से मां बेटी की दर्दनाक मौत। साफ आपको बता दें, मटेरा चौराहे पर दर्दनाक सड़क हादसा, पत्नी और मासूम ने तोड़ा दम, तेज रफ्तार ट्रक बना काल, उजड़ा परिवार, 2 साल के बच्चे समेत 2 की मौत। नानपारा बहराइच मार्ग पर हादसा, परिवार टूटा दुखों पर पहाड़ में। आपको बता दें, भयानक एक्सीडेंट देख लोगों की निकली चीख, लोगों की रूह कांप गई है। एम्बुलेंस से भेजा गया सीएचसी रिसिया, जहां डॉक्टरों ने मां बेटे को किया मृत घोषित। मटेरा चौराहे पर हादसे के बाद मचा हड़कंप, पुलिस जांच में जुटी है।
खबर श्रावस्ती से है, जहां प्रदेश सरकार के नवनिर्माण के 9 वर्ष पूर्ण होने पर कलेक्ट्रेट स्थित तथागत हॉल में 9 दिवसीय प्रदर्शनी एवं मेले का शुभारंभ किया गया। जनप्रतिनिधि व अधिकारियों ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। मेले में विभिन्न विभागों के स्टॉल लगाए गए, जिनका निरीक्षण किया गया। इस दौरान 7 लाभार्थियों को आयुष्मान कार्ड और 5 टीबी मरीजों को पोषण किट वितरित की गई। जिलाध्यक्ष ने प्रदेश के विकास पर प्रकाश डाला। वहीं जिलाधिकारी ने कहा कि मेले का उद्देश्य आम जनता को सरकारी योजनाओं की जानकारी देकर लाभ दिलाना है। पूरे होने पर 9 दिवसीय प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। सर, क्या कहना चाहेंगे? प्रदेश सरकार के निर्देश के क्रम में जो सरकार के 9 वर्ष पूरे हुए हैं, उसमें 9 दिवसीय यहाँ पर प्रदर्शनी और मेला लगाया गया है। इसमें सरकार की जो विभिन्न स्कीम्स हैं और जो विभिन्न लाभ हम लोग दे रहे हैं, जो लाभार्थी परक योजनाएं हैं, उनका स्टॉल्स वगैरह लगाया है, जिससे जो हमारे श्रावस्ती जनपद के जन सामान्य लोग हैं उनको उनकी जानकारी दी जा सके और उसका लाभ पहुँचाया जा सके। खबर सोनभद्र से है, जहां सीएमओ ऑफिस में तैनात संविदा स्वास्थ्य कर्मी रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार। संविदा कर्मी चंचल यादव को एंटी करप्शन टीम ने 50,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के बाद एंटी करप्शन टीम संविदा कर्मी चंचल यादव को हिरासत में लेकर कोतवाली पहुंचे हैं। कोतवाली में टीम चंचल यादव से पूछताछ करने में जुटी। अल्ट्रासाउंड के रजिस्ट्रेशन के नाम पर रिश्वत लेने का आरोप। शिकायत मीरा देवी पत्नी रत्नेश कुमार शुक्ला निवासी पीली कोठी मिर्जापुर की शिकायत पर हुई कार्रवाई। चंचल यादव सोनभद्र स्वास्थ्य विभाग में कंप्यूटर ऑपरेटर के पद पर कार्यरत है। रॉबर्ट्सगंज कोतवाली क्षेत्र में एंटी करप्शन टीम की कार्रवाई से स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया। खबर सोनभद्र से है, जहां जिला मुख्यालय पर उत्तर प्रदेश सरकार के 9 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में भव्य कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में प्रदेश सरकार के समाज कल्याण राज्य मंत्री संजीव गौड़ मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। कार्यक्रम स्थल पर सरकार की विभिन्न योजनाओं पर आधारित आकर्षक प्रदर्शनी लगाए गए। विभिन्न विभागों के अपने अपने स्टॉल लगाकर वहां पर आमजन को सरकार योजनाओं की विस्तृत जानकारी दी गई। कार्यक्रम का आयोजन जिलाधिकारी BN सिंह के नेतृत्व में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। कलाकारों ने मंच के जरिए सरकार की उपलब्धियों का आकर्षक प्रदर्शन किया है। इस अवसर पर बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिकों और कार्यकर्ताओं की उपस्थिति रही है। कार्यक्रम के दौरान राज्य मंत्री और जिलाधिकारी ने पत्रकारों से वार्ता कर सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की उपलब्धियां उनको साझा की है। वाराणसी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली राज्य सरकार के 9 वर्ष पूरे होने के अवसर पर बुधवार को वाराणसी के गिरिजा देवी सांस्कृतिक संकुल में एक भव्य एवं ऐतिहासिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह आयोजन सरकार की उपलब्धियों और जन कल्याणकारी योजनाओं के प्रचार प्रसार का एक महत्वपूर्ण मंच बना है। कार्यक्रम की मुख्य आकर्षण सरकार की उपलब्धियों पर आधारित एक विशेष प्रदर्शनी रही है। इस प्रदर्शनी में पिछले 9 वर्षों में प्रदेश में हुए विकास कार्यों, बुनियादी ढांचे पर हुए सुधार और साथ ही जनहितैषी योजनाओं के सकारात्मक परिणाम को प्रभावी ढंग से दर्शाया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित प्रदेश सरकार के मंत्री रविंद्र जायसवाल ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा, आज पूरे प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के कुशल नेतृत्व में जिस प्रकार विकास हुआ है और सुरक्षा का वातावरण बना है, वह किसी से छुपा नहीं है। यह सुनिश्चित किया गया कि यह योजना का लाभ अंतिम पंक्ति के व्यक्ति तक पहुंचे। उन्होंने विशेष रूप से महिलाओं के सशक्तिकरण पर जोर देते हुए कहा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के साथ साथ मिशन शक्ति जैसी योजनाओं ने महिलाओं के मन में सुरक्षा और सम्मान भाव जगा दिया है। कार्यक्रम के दौरान सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं के नए लाभार्थियों को प्रतीक चिन्ह व सहायता राशि प्रदान कर लाभान्वित किया गया। इस अवसर पर मंत्री श्री जायसवाल के अलावा क्षेत्र के विभिन्न जनप्रतिनिधि, पार्टी पदाधिकारी और बड़ी संख्या में गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे हैं। होता है, कई योजनाओं में अंश होते हैं, ठीक है ना। और सरकारें जब बनाती हैं तो केंद्र के अंश होते हैं, इनके अंश होते हैं जल के पानी में, सीवर में, सड़क में, शिक्षा में, चिकित्सा में, इनके अंश होते हैं। पॉइंट नंबर 2 कि निर्माण के साथ साथ 9 साल में बनाया गया लैंड ऑर्डर बेहतर हुआ। इसी बरुणा पार्क के अंदर एक भी शोरूम नहीं हुआ करता था। जहाँ शोरूम था वह गुंडे पहुँचते थे, नर्सिंग होम के डॉक्टर यहाँ से भागने का मजबूर करते थे। आज बरुणा पार्क में भी चारों तरफ बड़े बड़े शोरूम है, बड़े नर्सिंग होम है, और वह शोरूम है जिसके मालिक यहाँ बैठते तक भी नहीं तब भी नौकर चला रहा है। बदलाव यह हुआ है कि रिंग रोड पर तमाम चारों तरफ बना दिए गए हैं
शादी विवाह के लान शहर के जाम से निजात मिला है। लाभ यह हुआ है कि रिंग रोड से भी घर की बेटियां रात में कैटरिंग में सर्विस करने के बाद रात को 12 बजे 1 बजे स्कूटी से अकेले आ रही हैं। यह बदलाव किया गया है। मंत्री जी, तमाम स्टॉल्स लगे, लोगों लाभार्थियों को तमाम उनका यहाँ पे स्टॉल लगाया गया, चाहे चिकित्सा का, वृद्धा पेंशन का, विधवा पेंशन का, स्वास्थ्य का, आयुष्मान कार्ड का। यहाँ पर 9 दिन का रहेगा मेला। इस 9 दिन के मेला में लोगों से अपील है आपके माध्यम से आएँ और इस मेले में सरकार के विकास के साथ साथ जो जनहित उपयोग के लिए लाभ काम है उसको ऑनलाइन भी आवेदन कर सकते हैं। चाहे युवा उद्यमी का काम हो, चाहे वृद्धा पेंशन हो, चाहे आयुष्मान कार्ड हो, चाहे गैस कनेक्शन हो, सबके लिए आवेदन कर सकते हैं। एक तस्वीर कल काशी में वायरल हो रही है, गंगा में चिकन बिरयानी। मेरे यहाँ भी पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के तहत सोलर पैनल लगा हुआ है। पहले मेरे यहाँ बिजली का बिल 3-3.5 हज़ार रुपये तक आता था, लेकिन अभी ऐसा है कि ज़ीरो आ रहा है, माइनस में चल रहा है मेरा मीटर। और प्लस हमें सब्सिडी भी मिल चुकी है दोनों, वो भी 30 दिन से 45 दिन के अंदर। जो बोला गया था उसी पे काम हुआ है हमारे यहाँ से। क्या करना चाहेंगे सरकार की इस योजना सर, बहुत अच्छा योजना है। मैं तो कहूँगी सभी हर एक लोगों को ये सोलर पैनल लगवाना चाहिए, जिससे उनके घरों का जो बिजली का बिल जिनका भी आ रहा है बहुत ज़्यादा, जिनको भी एसी यूज़ करना है सब कुछ, वो आसानी से यूज़ कर सके बिना बिजली का बिल दिए हुए। किस योजना का लाभ मिला, क्या फायदा हुआ? मेरा नाम दिनेश कुमार वर्मा, पिता का नाम स्वर्गीय राजेंद्र प्रसाद, निवासी ग्राम कंठीपुर, आराजी ब्लॉक आराजी लाइन, वाराणसी का रहने वाला हूँ। मुझे उद्यान विभाग की तरफ से करेला, खीरा, टमाटर, अन्य प्रकार की सब्जियों का बीज मिलता है जो अनुदानित के रूप में मिलता है। उसमें सहयोग उद्यान विभाग का रहता है, जिसके तहत हम लोग खेती करते हैं और उससे हमें अनेक प्रकार के लाभ होते हैं। जो भी पौधा रहता है वह सरकार की तरफ से मुफ्त में हम लोगों को मिलता है, उसको हम लोग लगाकर अच्छी प्रकार से खेती करते हैं, जो उससे लाभ होता है वो हमको मिलता है। मुख्यमंत्री की इसी तरह आपको अनुदान मिला है? करेला में हमको अनुदान मिला है, जिसमें कि 0.4 हेक्टेयर पर लगभग 5,000 रुपया मिलता है, जो मचान की खेती करने के लिए मिलता है। तो सरकार के द्वारा मिलता है? सरकार के द्वारा मिलता है। तो किस तरह से धन्यवाद व्यक्त? जो हम लोगों को थोड़ा बहुत लाभ मिल रहा है उससे सरकार को धन्यवाद है, क्योंकि मजदूरी उससे हमारी बच जाती है। 5,000 रुपये से जो भी मजदूरी और तार बांस जो भी मिलता है उससे हम लोग खरीदते हैं, वो हमारी बचत हो जाती है। वैसे हमको वो लगाना पड़ता अपने पास। बिठूर थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम संबलपुर में तोमर फार्म हाउस के पास अनेकों किसान इकट्ठे हुए। दरअसल भारतीय किसान यूनियन भानु द्वारा एक अहम बैठक रखी गई, जिसमें केडीए की कार्रवाई के विरुद्ध किसानों में आक्रोश देखने को मिला। बताते चले कानपुर विकास प्राधिकरण केडीए द्वारा किसानों की जमीनों का अधिग्रहण करने में उचित मुआवजा न देने के विरोध में यह बैठक रखी गई है। बैठक का नेतृत्व अरविंद राजपूत मंडल संगठन मंत्री एवं पीयूष शुक्ला कार्यकारी जिलाध्यक्ष द्वारा किया गया, जिसमें सैकड़ों किसान महिलाओं और पुरुषों ने भाग लिया और एकत्रित किसानों ने जमकर केडीए के विरुद्ध नारेबाजी की है। बैठक में किसान नेताओं ने स्पष्ट रूप से कहा कि अब समय का इंतजार नहीं किया जाएगा। केडीए द्वारा किसानों की जमीनों का बिना उचित मुआवजा दिए अधिग्रहण का किसानों के साथ घोर अन्याय है। इस दौरान कार्यकारी जिला अध्यक्ष पीयूष शुक्ला ने कहा, हम संघर्ष करते आए हैं और साथ ही आगे भी करते रहेंगे। अब केडीए की मनमानी और तानाशाही नहीं चलने देंगे। हमारा अगला डेरा केडीए होगा। भारतीय किसान यूनियन भानु कानपुर ने स्पष्ट किया है कि किसानों की जमीनों का अधिग्रहण बिना उचित मुआवजा किए किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं होगा। भारतीय किसान यूनियन भानु से जिला अध्यक्ष, कार्यकारिणी जिला अध्यक्ष है और पीयूष शुक्ला हमारा नाम है। यहाँ पे समस्या आज नहीं, आज 1996 से यहाँ कंटिन्यू समस्या ही समस्या है। किसानों के साथ में कानपुर विकास प्राधिकरण जबरदस्ती किसानों की जमीन पे बगैर मुआवजा दिए कार्य कर रही है, जिसका उदाहरण है कि सामने जेसीबी वगैरह भी चल रही है बगैर मुआवजा दिए हुए।
अगर किसानों को आज का उचित मुआवजा, आज के सर्किट रेट से अगर मुआवजा मिल जाए तो किसानों को कोई लड़ाई नहीं है, लेकिन आज तक कोई मुआवजा नहीं मिला। 36 साल हो चुका है इस चीज़ के लिए। जो उस समय के रियल किसान थे वो आज सब खत्म हो चुके हैं। उनके जो बच्चे हैं आज वो किसान के रूप में लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। हमारी मांग है आज की सर्किट रेट का मुआवजा दिया जाए, और नहीं तो फिर आंदोलन या जो भी होगा उसका नेतृत्व तो हमारे भाई साहब या कानपुर भारतीय किसान यूनियन भानु के द्वारा जो निर्देश होंगे उस पर हम आगे कार्य करेंगे। दिक्कत ये आई है कि 96 में हम लोगों की जमीनें अधिग्रहित हुई थी और 96 से ये सब किसानों को चूतिया बनाया जा रहा। केडीए के पास पैसा नहीं था, केडीए के पास पैसा था नहीं। जो लोग कुछ लोग पैसा उठाए, फिर केडीए चली गई कोर्ट, कोर्ट से केडीए हारी, मुकदमा हारी। इन्होंने 2 कानून बना दिए कि एक तो एक आदमी को 1.5 करोड़ रुपए दे रहे हैं, दूसरे को दे रहे हैं 5 लाख रुपए बीघे, और बीघे के हिसाब से दे रहे हैं ये लोग। और जो कोई किसान जाता है, किसान का अभी तक शोषण हो रहा है। जब पर ऊपर से नीचे तक पैसा सब कुछ पास हो चुका है, ये लोग किसानों को गुमराह कर रहे हैं। अभी कोई मुआवजा नहीं लिया गया। इन्होंने 2010 में वो मुआवजा बना के इन्होंने कोर्ट में डाल दिया, और बगैर सहमति लिए ना ही इन्होंने रजिस्ट्री कराई है और ना ही इन्होंने कोई सहमति पे लिखवाया है। अपनी मन स्थापित लिख के उसको वहाँ डाल दिया कानून को, और ये सब लोगों अधिकारियों का ही चोरी है। बगैर इन्होंने किसी से सहमति लिए, बगैर रजिस्ट्री कराए, इन्होंने मुआवजा कैसे कोर्ट में डाल दिया। किसी को लेटर दिया इन्होंने या किसी किसान को दर्शाया, कुछ नहीं किया इन्होंने। सिर्फ बेवकूफ़ बनाया जा रहा। किसान का शुरू से शोषण हो रहा है, और हम ये चाहते हैं कि अधिकारी तक ये मामला पहुँचे। हम लोग योगी दरबार भी गए, हर जगह जा चुके हैं, हर जगह लेटर लगे, जब पर यहाँ तक भानु का भी लेटर लगा है, और ये बात कोई सुनना नहीं चाहता बिल्कुल। क्या है दिक्कत आपको? हमारी जमीन छीन रही है, छीन ही रही है। क्यों, पैसा नहीं मिला आपको? पैसा को नहीं मिला है, और जमीन आपकी ले ली गई है? सब जमीन हमारे लिए है। बदायूं में आजमगढ़ के सपा सांसद धर्मेंद्र यादव पहुंचे हैं। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए एचपीसीएल हत्याकांड मुद्दे पर बड़े सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि जहां एक तरफ पूरे देश में पेट्रोलियम पदार्थों की कमी है, पूरे देश रसोई गैस की लाइनों में लगा हुआ है। ऐसे में व्यवस्था को दुरुस्त करने की जिम्मेदारी जिन अधिकारियों की है, उन अधिकारियों की सरेआम दिन दहाड़े हत्या कर दी जाती है। उस हत्याकांड में महीने भर पहले वह अधिकारी अंदेशा जता चुके थे, लिखित रूप में जिला अधिकारी और साथ ही एसएसपी को शिकायती पत्र दे चुके थे, फिर भी ये घटना रोकने के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई। उन्होंने कहा कि मुझे यहाँ कहने में कोई गुरेज नहीं है कि यहाँ भाजपा और साथ ही भाजपा के स्थानीय विधायक और उनके जाति के गुंडे मिलकर ये हत्या की है। उन्होंने दरअसल आजमगढ़ के सपा सांसद धर्मेंद्र यादव आज बदायूं जिला कोर्ट में एक तारीख करने आए हुए थे, और कोर्ट से निकलकर उन्होंने एचपीसीएल मुद्दे पर स्थानीय बीजेपी विधायक और उनके गुर्गों पर एचपीसीएल के अधिकारियों की हत्या का खुला आरोप लगाया है। लेने को तैयार नहीं। और उस प्लांट के अंदर जितने भी स्थानीय लोग हैं, आप पता करिए, एक जाति विशेष के लोग हैं, एक जाति विशेष के लोग हैं, एक विधायक के द्वारा नियुक्त कराए लोग हैं। उस विधायक के आदेश पर ही उस पूरा का पूरा प्लांट चल रहा था, और मैं समझता हूँ जो परिजनों ने मांग की है वो एकदम सही है, और उसका मैं समर्थन करता हूँ। ये मुकदमे तो आप सब जानते हैं, 2022 के चुनाव के समय सत्तापक्षी साजिश से एक फर्जी मुकदमा हुआ था। हम उस समय थे, हमारे साथी रईस जी उस समय यहाँ के हमारे उम्मीदवार शोभी साहब और हमारे कई साथी जो शिक्षा जगत से जुड़े हैं। और उस मुकदमे के मैं समझता हूँ पूरा ट्रायल सब चीज़ों होने के बाद हम सभी अभियुक्त बाइज्जत बरी हैं। माननीय न्यायालय द्वारा हम सभी को बाइज्जत बरी भी कर दिया गया, लेकिन उसके बाद सरकार को नई संतुष्टि मिली तो अपील में आए। तो हम अपील में भी जहाँ तक सरकार लड़ना चाहे लड़े। हम लोगों को माननीय न्यायालय पर भरोसा था, भरोसा है, भरोसा रहेगा।
और देश के अंदर माननीय न्यायालय ही एक ऐसा स्थान है जो तानाशाही से देश के लोकतंत्र को, देश के संविधान को बचाने का काम करता है। ये HPCL में डीएम के इसमें जो अभियुक्त की गिरफ्तारी हुई है उसमें वो हुआ है, उसमें क्या देखते हैं उससे? देखिए, बहुत दुर्भाग्य है इस तरह की घटना हो जहाँ पूरे देश के अंदर पेट्रोलियम के पदार्थों की क्राइसिस है। पूरा देश लाइनों में लगा है गैस को लेकर। पेट्रोल डीजल की क्राइसिस कब आ जाए संकट है। ऐसे समय पर इस व्यवस्था को दुरुस्त रखने की जिम्मेदारी जिन अधिकारियों पर है, उन अधिकारियों की सरेआम दिन दहाड़े हत्या हो और हत्या से महीनों पहले से वो अधिकारी सशंकित हो कि उनके ऊपर हमला हो सकता है, उनकी हत्या हो सकती है, इस बात को लिखित तौर पर उन्होंने यहाँ के जिला के प्रशासन, जिलाधिकारी, कप्तान और जो भी उनके उच्च अधिकारी थे सबको सूचित किया। और सबको सूचित करने के बाद ये घटना नहीं रोकी गई। रोकने की कोई व्यवस्था एडवांस में नहीं की गई, जबकि लिखित बाई नेम बताया गया। जो मेरे पास खबर है उसमें मुझे कोई संकोच नहीं कहने में, यहाँ के भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय विधायक और उन विधायक की जाति के सारे गुंडे मिलके सरेआम ये हत्या की है। और अगर ये हत्या सरेआम नहीं होती, पूरी सुनियोजित नहीं होती, तो आप सोचिए, जब अधिकारी लोग सुरक्षित नहीं है, लिखित देने के बाद सुरक्षित नहीं है, ये बात उनके परिवार के लोगों ने, आप मीडिया के माध्यम से ही मैंने देखा, परिवार के लोगों से मिलने का भी मुझे मौका नहीं मिला, लेकिन जो परिवार के लोगों ने बातें बताई, जिस तरह की चुनौतियां उनके सामने पहले से थी और अंततः वही घटनाएं हुई और रोकने का कोई प्रयास नहीं हुआ। मैं समझता हूं इस पूरी घटना में जितने जिम्मेदार लोग हैं, हर एक के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वो सरकारी अधिकारी हो, कर्मचारी हो, चाहे वो राजनीतिक लोग हों, चाहे उनको संरक्षण देने वाला कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो। ये चीज़ अक्षम्य है। और ऐसे समय पे जब क्राइसिस हो पूरे देश के अंदर पेट्रोलियम की, मुझे मौका मिला, मैं दिल्ली में बहुत सारे इस पेट्रोलियम के अधिकारियों से मिलने का, एक जगह लोग सशंकित हैं, भयभीत हैं। हमें ये खबर है कि जो 1 तारीख से जिन अधिकारी का ट्रांसफ़र होकर यहाँ पोस्ट अपॉइंट होना था या ज्वाइन करना था, उन्होंने मना कर दिया, इनकार कर दिया। आप सोचिए कैसा बदायूं बनाने का ख्वाब सदैव नेताजी ने देखा, आदरणीय अखिलेश जी ने जिसको आगे बढ़ाया, और जो कुछ कर सकते थे बेहतर से बेहतर हमने अपनी सरकारों में करके दिखाया है। उस बदायूं के अंदर आज ये हालत हो गई है कि HPCL के अधिकारी, पेट्रोलियम के अधिकारी और तमाम संस्थाओं के अधिकारी आज बदायूं में पोस्टेड होने को तैयार नहीं है। कहाँ पहुँचा दिया बदायूं को। सांसद जी, परिजन जो है SIT की जो जांच है उससे संतुष्ट है, वो CBCID की मांग कर रहे हैं, आपका इस बारे में क्या कहना है? देखिए, परिजन लोग एकदम सही है। परिजन लोग जानते हैं कि SIT आखिर किसके द्वारा नियुक्त की हुई है। जिसके द्वारा नियुक्त हुई SIT, उन्हीं के द्वारा नियुक्त हुए कप्तान थे, उन्हीं के द्वारा नियुक्त हुए DM थे। जिन DM और कप्तान ने अगर सावधानी से काम किया होता, समझदारी से काम किया होता, जिम्मेदारी से काम किया होता, तो ये घटना घटित ही नहीं होती। तो स्वाभाविक है परिजन कैसे उन पर भरोसा कर सकते, नहीं करना चाहिए। और CBI की जांच होनी चाहिए, कठोरतम कार्रवाई होनी चाहिए। और ये तो देखिए लीपापोती है सरकार की, SIT। नहीं तो क्या आप लोग नहीं जानते मीडिया के साथी बदायूं के कि कौन कौन दोषी हैं, इन दोषियों के पीछे कौन कौन है, जो अधिकारी कर्मचारी वहाँ पर जिम्मेदार हैं इस घटना के, जो वहाँ पे सिक्योरिटी के गार्ड लगे हुए, जो वहाँ पे संविदा के कर्मी लगे हैं आउटसोर्सिंग से, आखिर वो किनकी सिफारिश पे लगे कि कौन नहीं जानता बदायूं का व्यक्ति। लेकिन इसलिए मैं मीडिया के साथियों आपसे कहूँगा, सच्चाई को दिखाने की हिम्मत आप लोग भी बढ़ाइए, आप लोग भी बढ़ाइए। आपके ऊपर भी देश के लोकतंत्र को बचाने की चौथे स्तंभ की जिम्मेदारी आपके ऊपर है मेरे मीडिया के भाइयों। इसलिए इस सच्चाई को प्रदेश के सामने, देश के सामने, जो बहरी हो गई है सरकार, गूंगी हो गई है सरकार, अंधी हो गई है सरकार, उस सरकार को भी सच्चाई का आईना दिखाइए। ये आपके अधिकारी जिम्मेदार हैं, ये आपके नेता जिम्मेदार हैं, ये उन नेता और अधिकारियों के आसपास के लोग जिम्मेदार हैं। और मैं उस परिवार वालों के जो भी मांग कर रहे हैं, उनकी हर मांग के साथ हम समाजवादी लोग खड़े हैं। कल संसद में देखिए, मैं सरकार किसी की हो, मेरी एक ही इच्छा तमन्ना रहती कि जो विकास तरक्की के काम है वो कभी रुके ना। आप सोचिए किस तरह से मेडिकल कॉलेज को किस उम्मीद के साथ हम लोगों ने शुरू कराया था।
मात्र जहाँ तक अगर मुझे याद आ रहा है 15 महीने के अंदर ओपीडी हमने शुरू करा दी थी, और मामूली ओपीडी नहीं थी। 15 दिन के अंदर ओपीडी शुरू कराने के विदिन 15 डेज 3000 पर डे से ज़्यादा ओपीडी होने लगी थी आपने बदायूं के मेडिकल कॉलेज में। और हम लोग टारगेट लेके चल रहे थे कि बहुत जल्दी 18, 19, 20 तक आते आते हम मेडिकल कॉलेज को ऐसा व्यवस्थित कर देंगे कि ऑटो मोड पर आ जाएगा। लेकिन क्या हालत है आपके सामने, बहुत मामला हो गया। क्या हालत है। मैंने बात की अधिकारियों से, मैंने बात की प्रिंसिपल से, यहाँ के सारे अधिकारी असमर्थता जता रहे हैं कि साहब हम लोग प्रस्ताव भेजते हैं, लखनऊ से बजट नहीं आता है। यहाँ डिप्टी सीएम आएंगे जो स्वास्थ्य मंत्री भी हैं, ढपोर संघ की लंबी लंबी बातें करेंगे, भाषण देंगे, आप लोगों के बीच में बयान भी देके जाएंगे। आप बता दो डिप्टी सीएम यहाँ बदायूं के लोगों के बीच आके क्या क्या आश्वासन देके गए थे, उन आश्वासनों में कितनी बातें पूरी हुई। इसीलिए मैंने परसों रेल बजट के दौरान, हालांकि मेरा भाषण शुरू हुआ तब नहीं थे यहाँ बदायूं वाले मंत्री, लेकिन बीच में आए तो मुझे मेरी नज़र बाद में पड़ी, तभी मैंने इस बात को कहा कि बदायूं के लोग इस बात को महसूस कर रहे हैं कि केंद्र के मंत्री होने का बदायूं की जनता को कोई लाभ नहीं मिल रहा है। और मैं समझता हूँ मेरी इस बात से बदायूं का एक एक व्यक्ति सहमत होगा। एक एक व्यक्ति सहमत होगा। इसलिए ये कठोरतम कार्रवाई होनी चाहिए जो घटना हुई है सैजनी दातागंज की, और बदायूं के विकास के लिए जो रोके पट हैं। अब क्या करेंगे, अब तो इस सरकार का आखिरी बजट भी चला गया, यूपी गवर्नमेंट का भी आखिरी बजट चला गया, दिल्ली की गवर्नमेंट के तीसरे कार्यकाल का तीसरा बजट आ गया, और जब अब नहीं किए हैं तो हम बदायूं वालों से कहेंगे कि केवल और केवल आदरणीय अखिलेश यादव जी को चिंता है, समाजवादियों को चिंता है आपकी। इसलिए मौका दीजिए एक बार फिर कि वो आए उत्तर प्रदेश की सरकार बनाएं, जिससे कि बदायूं का जो विकास था, और मुझे अब अपने मुंह से कहना मैं समझता हूँ उचित नहीं होगा, लेकिन बदायूं की आवाम जानती है कि माननीय अखिलेश जी के कार्यकाल में किस कदर विकास हो रहा था जिले का, वो बदायूं के सारे लोग जानते हैं। 5 साल के कार्यकाल में बदायूं जिले की एक भी ऐसी सड़क नहीं थी जिस सड़क की चौड़ाई न बढ़ा दी हो, चाहे वो ग्रामीण सड़क हो, चाहे संपर्क मार्ग हो, चाहे अदर डिस्ट्रिक्ट रोड हो, चाहे स्टेट हाईवे हो, चाहे नेशनल हाईवे हो, हर हाईवे को चौड़ा करने का काम किया। मेडिकल की व्यवस्था आपके सामने है, मेडिकल कॉलेज की जो हम लोगों ने करके दी थी, और जिस तरह से बर्बादी इन्होंने की है, बाईपास से लेके जो कर सकती थी 4 लेन तक आपके सामने है। पूरे बदायूं जिले के अंदर एक एक गांव में संपर्क मार्ग हो, गांव की अंदर की गलियां हो, गांव की विद्युत की व्यवस्था हो, गांव के अंदर प्राथमिक या जूनियर हाई स्कूल का सवाल हो, या कुछ कुछ इलाकों को दूरी पर कुछ कुछ गैप पर इंटर कॉलेज, डिग्री कॉलेज, महिला डिग्री कॉलेज से लेके जो ज़रूरत समझी मैंने, जो भी महसूस कर सकता था कि बदायूं के अंदर ये होना चाहिए, वो हुआ है। गंगा और रामगंगा के जहाँ 2.5 पुल थे पूरे ज़िले के अंदर, वहाँ मैं समझता हूँ इतने पुल हो गए हैं कि शायद पत्रकार साथियों आपके लिए जनरल नॉलेज का क्वेश्चन होगा कि अब रामगंगा और गंगा के ऊपर कितने पुल बन चुके हैं। तो ये तरक्की करके दिखाई है समाजवादियों ने। इसलिए बदायूं के आवाम से कहूँगा कि आने वाले समय में समाजवादी पार्टी और माननीय अखिलेश जी के हाथों को मजबूत करें, जिससे सदैव नेताजी ने जिस रूप में बदायूं के लिए सपना देखा था वो सपना पूरा भी हो, साकार भी। मानते हुए पूरे परिवारों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है, उसको क्या कहना है? नहीं, मैं तो कह चुका, आप सुने नहीं। पुलिस अधीक्षक अंकुर अग्रवाल द्वारा नागरिक जन समस्या जन सामान्य द्वारा दिए गए शिकायती प्रार्थना पत्रों का त्वरित संज्ञान लेते हुए आवश्यक विधिक कार्रवाई करने हेतु निर्देशित किया गया। उक्त निर्देश के अनुपालन के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक उत्तरी आलोक सिंह के निकट पर्यवेक्षण एवं क्षेत्राधिकारी सदर सुश्री नेहा त्रिपाठी के नेतृत्व में थाना कोतवाली देहात पर पुलिस टीम द्वारा आज का थाना स्थानीय पर शिकायतकर्ता श्रीमती गुड्डी पत्नी कल्लू निवासी ग्राम दलावल शाहपुर थाना कोतवाली देहात जनपद सीतापुर द्वारा अपने 9 वर्षीय पुत्र विकास के गुमशुदा हो जाने के संबंध में प्रार्थना पत्र दिया गया था, जिसका तुरंत संज्ञान लेते हुए धारा 64/26 धारा 337(2) BNS पंजीकृत करते हुए 2 टीमों का गठन किया गया। गठित पुलिस टीम द्वारा गुमशुदा विकास उपरोक्त की तलाशी और साथ ही पतारसी सुगारसी करते हुए 17 घंटे के अंदर उसे गुमशुदा विकास को सकुशल बरामद किया गया।
पुलिस अधीक्षक राहुल भाटी द्वारा पुलिस अधीक्षक कार्यालय में आयोजित जनता दर्शन के दौरान आमजन की शिकायतों व समस्याओं को गंभीरता से सुना गया। इस दौरान जमीनी विवाद, मारपीट, पारिवारिक विवाद, महिला संबंधी और अन्य प्रकार के प्रकरणों से संबंधित प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए हैं। प्रत्येक प्रकरण में गंभीरता पूर्वक विचार करते हुए संबंधित अधिकारियों को शीघ्र, निष्पक्ष और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के निर्देश दिए गए। जनता दर्शन के माध्यम से प्रशासन और आमजन के मध्य संवाद स्थापित और साथ ही त्वरित न्याय की भावना को सशक्त करने का प्रयास किया गया। सीतापुर के रेउसा थाना परिसर में आगामी ईद और नवरात्र पर्व को शांतिपूर्ण एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न कराने के उद्देश्य से पीस कमेटी की बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता थाना अध्यक्ष हनुमंत तिवारी ने की है। इस दौरान हिंदू एवं मुस्लिम समाज के गणमान्य लोगों ने भाग लेकर आपसी भाईचारे और साथ ही सौहार्द के साथ त्योहार मनाने की सहमति व्यक्त की है। बैठक में वक्ताओं ने कहा कि दोनों प्रमुख पर्व लगभग एक ही समय पर शुरू हो रहे हैं और ऐसे में समुदाय की जिम्मेदारी है कि वे एक दूसरे की धार्मिक भावनाओं का सम्मान करें और आपसी सहयोग भी बनाए रखें। डॉक्टर संदीप वाजपेयी ने लोगों से अपील की है कि त्योहारों के दौरान शांति और संयम बनाए रखें, जिससे क्षेत्र में सकारात्मक माहौल कायम रहे। वहीं रिजवान अहमद ने साफ सफाई, यातायात व्यवस्था और सार्वजनिक स्थलों पर अनुशासन बनाए रखने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि प्रशासन के साथ मिलकर सभी नागरिक अपनी जिम्मेदारी निभाएं, जिससे किसी भी प्रकार की असुविधा न हो। खबर सीतापुर से है, जहां नवरात्रि एवं ईद के पर्व के चलते पीस कमेटी की बैठक का आयोजन हुआ और साथ ही बैठक के दौरान सिधौली कोतवाली, एसडीएम सिधौली एवं सीओ सिधौली मौजूद रहे। बैठक में सभी धर्म के गुरुओं के साथ सम्राट व्यक्ति मौजूद रहे हैं। श्रावस्ती में मुख्य चिकित्सा अधिकारी सीएमओ ने वीएचएसएनडी सत्र का औचक निरीक्षण कर टीकाकरण व्यवस्था का जायजा लिया है। पुरानी बाजार और मंगल भट्टा केंद्रों पर बच्चों का टीकाकरण कार्य संतोषजनक पाया गया, जबकि एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता अनुपस्थित मिलने पर नाराजगी जताई गई। सीएमओ ने स्पष्ट कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं में लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। सभी कर्मियों को जिम्मेदारी से कार्य करने के निर्देश दिए। समाजवादी महिला सभा बदायूं द्वारा बढ़ती महंगाई और गैस सिलेंडर की भारी किल्लत के खिलाफ 18 मार्च 2026 को बदायूं पर जोरदार धरना प्रदर्शन किया गया। घरेलू महिलाओं को रोजमर्रा की जिंदगी में हो रही परेशानी, रसोई गैस की कमी और लगातार बढ़ती कीमतों के विरोध में बड़ी संख्या में महिलाओं ने खाली गैस सिलेंडर के साथ प्रदर्शन कर अपनी आवाज बुलंद की है। ये प्रदर्शन आम जनता, खासकर महिलाओं की समस्याओं को उजागर करने और सरकार का इस पर ध्यान गंभीर मुद्दे की ओर आकर्षित करने के उद्देश्य से किया गया। इस धरने में मुख्य
मुख्य रूप से संतोष कश्यप, जिला अध्यक्ष महिला सभा जय सिंह, विनीता कश्यप और साथी बबीता कश्यप, रमोला, माला शर्मा, इमा इजहार और शाहीन नाहिद, अंकुश और साथी कमलेश यादव चाहिए, प्रेमवती शाह के अरुण यादव, राम बेटी आदि लोग वहां पर उपस्थित रहे। श्रावस्ती में उत्तर प्रदेश सरकार के नवनिर्माण के 9 वर्ष पूरे होने के मौके पर श्रावस्ती में विकास की झलक दिखाता भव्य आयोजन शुरू हो गया। कलेक्ट्रेट परिसर स्थित तथागत हॉल में 9 दिवसीय प्रदर्शनी और मेले का शुभारंभ किया गया, जहां सरकार की विभिन्न योजनाओं को एक ही छत के नीचे प्रदर्शित किया गया और कार्यक्रम का उद्घाटन जिला अध्यक्ष डॉक्टर मिश्री लाल वर्मा और साथ ही जिलाधिकारी अश्विनी कुमार पांडे, मुख्य विकास अधिकारी शाहिद अहमद और अपर चिकित्सा जिलाधिकारी अमरेंद्र कुमार वर्मा ने दीप प्रज्वलित कर किया है। मेले में ग्राम विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज कल्याण, पुलिस, पूर्ति और नगर पंचायत सहित कई विभागों के स्टॉल लगाए गए हैं और आम लोगों को योजनाओं की जानकारी भी दी जा रही है। कार्यक्रम में स्थानीय कलाकारों ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियां देकर माहौल को उत्साहमय बना दिया है और जिलाधिकारी ने बताया कि मेले का उद्देश्य लोगों को सरकारी योजनाओं से जोड़ना है और पात्र लाभार्थियों को उनका लाभ पहुंचाना है। देखिए, अगर आप मुझसे पूछें तो उत्तर प्रदेश सरकार में 9 वर्ष का तात्पर्य यह है कि जो हमारे कर्मयोगी हैं मुख्यमंत्री जी, आदरणीय योगी जी, उनके 9 वर्ष पूरे हो रहे हैं। इसीलिए 9 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आज हम लोग यहाँ खड़े हैं। इससे पहले की स्थिति के संदर्भ में आप उत्तर प्रदेश के संदर्भ में जानते हैं, जो कहीं से भी न विकास की तरफ से, न प्रशासन की तरफ से, न सुरक्षा की तरफ से, न स्वास्थ्य की तरफ से कोई सुविधा सुलभ नहीं थी और 9 वर्ष में उत्तर प्रदेश बहुत आगे बढ़ा है, बहुत आगे बढ़ा है। दूसरा, अगर आप मेरा व्यक्तिगत मत श्रावस्ती के संदर्भ में पूछें तो मेरा विजन है, राजनीति में आने से पहले का था और अब भी है, इंडो नेपाल इंटरनेशनल कॉरिडोर जब तक इधर डेवलप नहीं होगा तब तक के मैं सांस नहीं लेने वाला। 3 बार मैं सीएम से मिला हूं और 3 बार मैं अपने प्रोजेक्ट को रख चुका हूं, उन्होंने एक्सेप्ट किया है और मोस्ट प्रोबेबली 2027 से पहले इसका शिलान्यास होगा। तो कौन से ऐसे कार्य हैं जो अभी पूर्ण हो चुके हैं और लोगों को उसका लाभ मिल रहा है? देखिए, इस संदर्भ में मैं जनप्रतिनिधि नहीं हूँ, इसलिए नहीं बता पाऊंगा ज्यादा, क्योंकि ये जनप्रतिनिधियों का क्षेत्र है। लेकिन आप एक शिक्षाविद होने के नाते और भारतीय जनता पार्टी का एक रूप देखने के नाते मैं तमाम चीजें बोल सकता हूं कि कैसे हो सकता है, किन किन क्षेत्रों की जरूरत है। आप जानते हो पिछड़ा क्षेत्र है, तो पिछड़ा क्षेत्र में विकास के तमाम संभावनाएं हैं। नेपाल का बॉर्डर है, जंगल एरिया है। इस बजट में, केंद्रीय बजट में कुछ चीजें आई हैं जो मैंने बात की है लोगों से कि वह श्रावस्ती में लावें और उसको उतारें। जैसे उदाहरण के लिए इस केंद्रीय बजट में 5 आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज बनाए जाने की वो की गई है और ये की गई है कि मल्टी यूनिवर्सिटी सिटी बनाए जाने की बात की गई है। मैं चाहता हूं कि ये बॉर्डर इलाका है और डेवलपमेंट का यही हिंदुस्तान का एक क्षेत्र है जो चारों तरफ से अगर आप देखें तो इसी क्षेत्र में हो सकता है। इसलिए मैं लोगों से कोशिश करूंगा, अपनी तरफ से कोशिश करूंगा ये सारी चीजें श्रावस्ती में वो अवतरित आए। पूरे होने पर 9 दिवसीय प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है, क्या कहना चाहेंगे? प्रदेश सरकार के निर्देश के क्रम में जो सरकार के 9 वर्ष पूरे हुए हैं उसमें 9 दिवसीय यहाँ पर प्रदर्शनी और मेला लगाया गया है। इसमें सरकार की जो विभिन्न स्कीम्स हैं और जो विभिन्न लाभ हम लोग दे रहे हैं, जो लाभार्थी परक योजनाएं हैं, उनका स्टॉल्स वगैरह लगाया है, जिससे जो हमारे श्रावस्ती जनपद के जन सामान्य लोग हैं उनको उनकी जानकारी दी जा सके और उसका लाभ पहुँचाया जा सके।
तेज रफ्तार हाईवा वाहन ने स्कूटी सवार युवक को कुचला। वाहन की चपेट में आने से मौके पर ही युवक की दर्दनाक मौत। मृतक की पहचान 28 वर्षीय आनंद यादव निवासी गरबंधा मिट्ठू गेट के रूप में हुई है। मृतक एसटीसी प्राइवेट लिमिटेड में कैशियर के पद पर तैनात था। हादसे के बाद चालक वाहन छोड़कर फरार हो गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार हाईवा बिछड़ी ऐश बांध से राख लेकर कंझरिया रेलवे स्टेशन की ओर जा रहा था। दुर्घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। पुलिस ने घटना के दोषी आरोपी फरार चालक की तलाश शुरू कर दी है। श्रावस्ती में कलेक्ट्रेट पर किसानों का हल्ला बोल। अनिश्चितकालीन धरना आज दूसरे दिन भी जारी है। 12 सूत्रीय मांगों को लेकर अड़े किसान हक मिलने तक ना घर लौटने का किया ऐलान। भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक के बैनर तले एकजुट हुए सैकड़ों आक्रोशित कार्यकर्ता। प्रशासन अब हमारी समस्या को अनसुना नहीं कर पाएगा और जिलाध्यक्ष राम स्वरूप वर्मा ने कहा। धरना स्थल पर ही जमाया डेरा, किसानों को दी ट्रक और जब तक मांगे पूरी नहीं तब तक प्रशासन के खिलाफ जंग जारी है। आज ये धरना प्रदर्शन दूसरा दिन है। किसान की बहुत सारी समस्याओं को लेकर मैं धरना प्रदर्शन पे बैठे हैं, क्योंकि पूर्व में कई ज्ञापन देते रहे हैं। हर माह की जो 17 तारीख की जो हमारी मासिक पंचायत होती है, उस पंचायत के इस प्रांगण के माध्यम से जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन देते रहे हैं। उसका निस्तारण कोई नहीं किया गया। चाहे वो किसान की पैमाइश की, जमीन पैमाइश की बात हो या क्रय केंद्र की धान तौल की बात हो, किसान हर तरीके से प्रश्न हुआ। आज मुझे मजबूर होकर भारतीय किसान यूनियन धरना स्थल पर आज धरना करना पड़ा। इसलिए बैठे हैं क्योंकि बहुत सारे जनपद के ज्वलंत समस्या हैं। जब तक समस्याओं को निस्तारण नहीं किया जाएगा, जब तक मैं धरना पे बैठूंगा नहीं। जनपद बदायूं में मरने से पहले युवक ने बनाया वीडियो। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल करने के बाद युवक ने खाया विषाक्त पदार्थ। युवक ने वीडियो में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अंकिता शर्मा को दिया है अपना संदेश। युवक ने एडवोकेट कौशल गुप्ता, अनिल मौर्य और सौरभ गुप्ता को दोषी ठहराया है। कर्ज में दबने के बाद युवक ने उठाया ये कदम। युवक पटरी पर फड़ लगाकर अपना और अपने परिवार का करता था पालन पोषण। युवक ने कुछ माह पहले इन तीनों लोगों से लिया था कर्ज से ज्यादा मृतक युवक तीनों को दे चुका है ब्याज का पैसा और साथ ही कर्जदारों ने मृतक युवक का रहना कर दिया था दुश्वार, तभी उसने कदम उठाया है। युवक की मौत की सूचना मिलते ही परिवार में बुरी तरह कोहराम मच गया। मृतक एवं 34 वर्षीय सोनू शर्मा पुत्र राजेश शर्मा निवासी ढाक वाली जियारत थाना सिविल लाइन का रहने वाला था। युवक के 2 बच्चे थे। वह पटरी पर फड़ लगाकर परिवार का पालन पोषण करता था। सूचना मिलते ही पुलिस ने युवक के शव को बरेली में आज शव का पोस्टमार्टम कराया है। एसएसपी अंकिता शर्मा जी, मैं अपनी आत्महत्या कर रहा हूँ। मेरी मौत का कारण केवल कौशल गुप्ता, सौरभ गुप्ता और अनिल मौर्य मंडी समिति है। मैंने इन लोगों से कर्जा लिया था। मैं इन लोगों को पैसे से ज़्यादा इंटरेस्ट दे चुका हूँ, फिर भी इन लोगों का कर्जा ख़त्म नहीं हो रहा है। इन लोगों ने मुझ पर ऐसा दबाव डाला, मेरा सारा काम बंद हो गया। मैं 1 महीने से घर पे खाली बैठा हूँ। आर्थिक तंगी के कारण मैं आत्महत्या कर रहा हूँ। एडवोकेट कौशल गुप्ता एक वकील है जो वकील होने की धमकी देता है और अनिल मौर्य का लड़का सचिन मौर्य सांसद जी के यहाँ पे नौकरी करता है, इसलिए वो धमकी देता है। इन लोगों की वजह से मेरा काम खराब हो गया, इसलिए मैं आत्महत्या कर रहा हूँ। एसएसपी साहिबा मेरी मदद करिए। रुचि शर्मा। अच्छा, ये क्या आपके देवर के साथ क्या घटना हुई है?
मेरे देवर के साथ ये घटना हुई। उन्होंने आर्थिक तंगी होने की वजह से कुछ लोगों से मंडी समिति में ब्याज पर पैसे लिए थे, तो उन्होंने असल से ज़्यादा ब्याज विद इंटरेस्ट लोगों को लौटा दिया था। फिर भी वो लोग मेंटल हैरेसमेंट करके एक्स्ट्रा इंटरेस्ट लेने की कोशिश करते थे और उनको बार बार दबाव डालते थे कि और पैसा लाओ वरना फड़ नहीं लगाने देंगे मंडी में। ऐसा उन पर प्रेशर डालते थे। आर्थिक तंगी 3 साल से झेल रहे थे वो। फिर वो उनकी सुसाइडल टेंडेंसी बन गई, तो इस वजह से उन्होंने सुसाइड कमिट कर लिया। कौशल गुप्ता और सौरभ गुप्ता, अनिल मौर्य और एक पर्सन का नाम अननोन है मुझसे, लेकिन मेरे देवर ने वीडियो फेसबुक पर डाली है, तो उससे आपको क्लियर हो जाएगा। कहाँ के रहने वाले ये लोग? कढ़ेला गांव है इनका, और वैसे प्रॉपर ये बदायूं के रहने वाले। आपके देवर क्या काम करते थे? मंडी समिति में आड़त का काम करते थे मेरे हस्बैंड के साथ। ये घटना कब हुई थी? ये घटना 18 मार्च को हुई है। सुसाइड की। फिर कहाँ ले गए आप लोग? हम लोग पहले तो बदायूं में लेकर गए डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, वहाँ से रेफ़र कर दिया गया दूसरे हॉस्पिटल में, मेडिकल कॉलेज में भी मना कर दिया डॉक्टरों ने, तो हम लोग वहाँ बरेली लेकर गए। बरेली में भी कुछ हॉस्पिटल्स में मना कर दिया, फिर रोहेलखंड में भी लेकर गए, वहाँ भी मना कर दिया। फिर राममूर्ति में एडमिट करवाया, तो डॉक्टरों ने कहा 0% है चांसेस, लेकिन आईसीयू में एडमिट करने से कुछ चांसेस हैं। उसके बाद भी उनका कोई कब मौत हुई? सुसाइड हो गया। कब मौत हुई इनकी? 18 मार्च 2016। नहीं, आज सुबह हुई है, कल मौत हुई है? आज सुबह हुई है। अच्छा। तो आपने कोई तहरीर वगैरह दी क्या थाने में? जी, मेरे हस्बैंड ने की है। अभी तक कोई पुलिस ने कोई एक्शन लिया नहीं लिया अभी तक? अभी तो कोई एक्शन नहीं लिया है पुलिस ने। कोई एक्शन नहीं लिया है। कुछ कहना चाहेंगे और कुछ? हम ये कहना चाहेंगे, हमें न्याय चाहिए। हम बहुत ही गरीब लोग हैं, हम लोग ब्याज दे दे के थक गए हैं। हमारे बच्चे छोटे छोटे हैं, हम उन्हें कैसे पालेंगे? हम बहुत मेहनत से पैसे कमाते हैं और हम पैसे सबको बहुत दे चुके हैं, लेकिन अब हमारी स्थिति ऐसी है कि जो हमारे देवर ने कदम उठाया है, अगर ये लोग अपनी हरकतों से बाज नहीं आए और हमसे ऐसा किए तो हमें भी ऐसा स्टेप उठाना पड़ सकता है। कौशाम्बी विकासखंड क्षेत्र की ग्राम पंचायत मेवहर में करोड़ों रुपए के विकास कार्यों में भारी अनियमितता का मामला सामने आया है। ग्रामवासियों की शिकायत पर उत्तर प्रदेश सरकार के निर्देश पर गठित 3 सदस्यीय जांच टीम ने जांच की है, जिसमें करीब 2.37 करोड़ रुपए के कार्यों में गड़बड़ी पाई गई है। जांच में खुलासा हुआ कि नाली मरम्मत, पंप हाउस, इंटरलॉकिंग, पंचायत भवन सौंदर्यीकरण और सामुदायिक शौचालय के नाम पर लाखों रुपए खर्च दिखाए गए हैं, लेकिन मौके पर कोई भी काम नहीं मिला। नौबस्ता मजरी में 7.5 लाख रुपए की स्ट्रीट लाइट का भी सिर्फ कागजों में ही उसे पाया गया है। जांच से संतुष्ट नहीं हूं। अगर जांच के अधिकारी जो भी आए थे अधिकारी, अरुण कुमार कुशवाहा जी थे, जूनियर इंजीनियर है, अपर अभियंता, वो लोग आए थे, उनके साथ 3 सदस्यीय टीम आई थी और 2 करोड़ 37 लाख का विषय हमने दिया है बिल के साथ, साक्ष्य के साथ। उप सचिव जी के आदेशित लेटर पे जांच होनी थी। उप सचिव जी ने 1 महीने पहले आदेशित किया, उसमें कार्यालय में बैठ के रिपोर्ट लगा दी गई थी, तो वो रिपोर्ट निस्तारित कर दी गई, वहाँ से रिजेक्ट कर दी गई या स्वीकृत कर दी गई थी। तो पुनः आदेश आया वहाँ से जांच करने का, जिसमें आज 3 सदस्यीय टीम जांच करने आई। कई विषय पे वो पूरी जांच नहीं हो पाई, 4-5 विषय पे गए हैं और सब में व्यापक पैमाने पे भ्रष्टाचार पाया गया। जैसे मैं 2-4 उदाहरण के तौर पे बता देता हूं, जो लाइव वीडियो के माध्यम से मैंने सोशल मीडिया पे भी डाला है। पंप हाउस मरम्मत के नाम पे 2.5 लाख रुपए निकाले गए, एक भी वहाँ पे पुताई तक का कार्य नहीं हुआ। वहाँ पे घासें उगी होंगी, आप लोग वीडियो के माध्यम से देखेंगे। पंप हाउस में कोई कार्य नहीं हुआ, पूरा पैसा गबन कर लिया गया। नाली प्लस इंटरलॉकिंग के नाम पे ग्राम सभा में करीब 59 मामले हैं, जिनमें इंटरलॉकिंग के साथ नई नाली निर्माण का पैसा निकाला गया।
20-20 मीटर की इंटरलॉकिंग में 110 बोरी सीमेंट, 90 बोरी सीमेंट का पैसा निकाला गया। कहीं भी नाली निर्माण है ही नहीं, नई नाली निर्माण नहीं है। आरसीसी के समय में पुरानी जो नाली थी उसी में जो है ऊपर से इंटरलॉकिंग बिछा दी गई है, बिना मानक के विपरीत सारी इंटरलॉकिंग बिछा दी गई है और बहुत व्यापक पैमाने पर भ्रष्टाचार है। मैं अधिकारियों से और उत्तर प्रदेश शासन से, सरकार से उम्मीद करता हूं कि निष्पक्ष जांच हो इस मामले की। अधिकारियों की संलिप्तता है, इसलिए पारदर्शी जांच होने की उम्मीद कम है। मुझे अपना शुभ नाम परिचय बता दीजिए। आनंद सिंह नाम है, ग्राम सभा से मैं जो है ग्राम सभा का नागरिक हूँ और ग्राम सभा में बहुत व्यापक पैमाने पर मेवहर ग्राम सभा कौशाम्बी ब्लॉक का मेवहर ग्राम सभा है और यहाँ पे पहले से 2023 से कई लेटर दिए गए, जैसे स्ट्रीट लाइट के नाम पे 7.5 लाख रुपए निकाल दिए गए। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में विंध्याचल स्थित प्रसिद्ध मां विंध्यवासिनी मंदिर में कल से आज से यानी चैत्र नवरात्रि मेले का प्रारंभ होगा। चैत्र नवरात्रि मेले के दौरान दर्शनार्थियों को कोई असुविधा ना हो, इसको लेकर जिला प्रशासन तैयारी में जुटा हुआ है। तैयारी पूरी कर ली गई है। पुलिस अधीक्षक अपर्णा रजत कौशिक का कहना है कि विंध्याचल नवरात्र के दौरान लाखों की संख्या में भक्त मां विंध्यवासिनी के दर्शन पूजन करते हैं। इसके लिए मेला क्षेत्र में 10 जोन और साथ ही 21 सेक्टर में विभाजित इसे किया गया है। इसमें सुरक्षा के नेतृत्व में और साथ ही 3 कंपनी पीएसी लगाए गए हैं और साथ ही फ्लड पुलिस भी तैनात कर दी गई है और इसके अलावा अपराधियों की एंट्री नहीं हो सके इसके लिए खास इंतजाम किए गए हैं। 10 मोबाइल यूनिट और जो मेला क्षेत्र में मौजूद लोग हैं, मेले क्षेत्र में 200 ट्रैफिक पुलिस की ड्यूटी भी लगाई गई है। कि कल से नवरात्र शुरू हो रहा है, क्या है तैयारी पुलिस? देखिए, हमारे द्वारा जो संपूर्ण मेला क्षेत्र है उसको 10 जोन और 21 सेक्टर में विभाजित किया गया है। सभी जोन और सेक्टर में ड्यूटीज पुलिस द्वारा लगाई गई हैं। इसमें लगभग 3 कंपनी पीएसी भी अलग से अतिरिक्त डिप्लॉय करी गई है। जल पुलिस के दृष्टिगत 2 प्लाटून फ्लड पीएसी और 1 टीम एसडीआरएफ की लगाई है ताकि घाटों पर जो लोग आवागमन करते हैं उनकी संपूर्ण सुरक्षा पुलिस द्वारा की जा सके। इसके साथ साथ संपूर्ण मेला क्षेत्र को कवर करने के लिए 202 सीसीटीवी कैमरास भी लगाए गए हैं। इसके साथ ही पूर्व में जितने अपराध करते हुए मेला क्षेत्र में या आसपास के एरिया में मिर्जापुर में पाए गए हैं, ऐसे अपराधियों की फोटो फेशियल रिकॉग्निशन के लिए भी फीड करी गई है ताकि अगर ऐसे अपराधी मेला क्षेत्र में किसी भी तरीके से प्रवेश करते हैं तो वो डिटेक्ट हो जाएं और उनको तत्काल पुलिस उन पर निरोधात्मक कार्रवाई कर सके। इसके साथ साथ हमने 10 मोबाइल पेट्रोलिंग वाहन यूनिट्स भी बनाए हैं जो कि लगातार मेला क्षेत्र में भ्रमणशील रहेंगे। इसके साथ साथ 3 पुलिस कंट्रोल रूम्स बनाए गए हैं। इन पुलिस कंट्रोल रूम्स में पुलिस के ड्यूटीज़ के अलावा खोया पाया केंद्र भी बनाया गया है ताकि कोई व्यक्ति अगर कोई सहायता पुलिस से प्राप्त करना चाहे तो वो प्राप्त कर सके। ट्रैफिक के दृष्टिगत लगभग 200 ट्रैफिक पुलिस कर्मियों की भी ड्यूटी लगाई गई है और लगभग 22 पार्किंग चिन्हित करी गई है। ये पार्किंग बसों के लिए हैं, ये पार्किंग 4 व्हीलर्स के लिए हैं, ये पार्किंग 2 व्हीलर्स के लिए हैं। किसी भी वाहन को रोड पर पार्किंग करके लंबे समय तक पार्किंग करने के लिए मना किया गया है और उसको निर्धारित पार्किंग में जाने के लिए वहां पर उसी स्पॉट पर QR कोड की व्यवस्था भी की गई है ताकि व्यक्ति आसानी से पार्किंग को देख सके और उस पार्किंग में जा सके। इसी के साथ साथ सादा वस्त्रों में भी पुलिस कर्मियों की ड्यूटी लगाई है ऐसे अवांछनीय तत्वों पर निगरानी रखने के लिए जो कि मेला क्षेत्र में भ्रमणशील रहते हैं। सभी जो मेला क्षेत्र में चलने वाले
हमारी व्हीकल रिस्पांस टीम्स हैं उनको भी निर्देशित किया गया है कि वो प्रमुख मेला पॉइंट्स पर स्टेशन रहकर वहां से पुलिस की प्रेजेंस और जो पुलिस निगरानी है वो लगातार भ्रमणशील रहते हुए करते रहें। औरैया कस्बे में घरेलू गैस सिलेंडर का व्यावसायिक उपयोग किए जाने के संबंध में कई रेस्टोरेंट पर छापा मारा और 15 घरेलू सिलेंडर जब्त किए गए। इस अभियान में वहां पर पैराडाइज रेस्टोरेंट, जेके टावर रेस्टोरेंट, कृष्णा स्वीट्स, रमाकांत स्वीट्स, राधे राधे स्वीट्स और स्वाद, वहां पर सदन फैमिली रेस्टोरेंट, पिज्जा शॉप व अन्य रेस्टोरेंट को भी चेक किया गया। स्वाद सदन फैमिली रेस्टोरेंट से 3, बस स्टैंड के बगल स्थित पिज्जा शॉप से 4, देवकली चौराहा स्थित एक रेस्टोरेंट नेपाली मोमोज से 3 सहित कुल 15 घरेलू सिलेंडर जब्त किए गए और सीज कर दिया गया। पूर्ति अधिकारी ने बताया कार्यालय की अभिरक्षा में रख दिया उसे और साथ ही इस अभियान में उप जिलाधिकारी के साथ कार्यालय जिला पूर्ति अधिकारी के ARO जगन्नाथ राणा, पूर्व निरीक्षक राजेश व अन्य सहयोगी स्टाफ व कोतवाली औरैया का पुलिस बल मौजूद था। जनपद में कानून व्यवस्था को और भी अधिक सुदृढ़ बनाए रखने के उद्देश्य से पुलिस अधीक्षक हरदोई ने आज दिनांक 18 मार्च 2026 को थाना पाली का वार्षिक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान एसपी ने थाना कार्यालय में रखे रजिस्टरों व अभिलेखों की गहनता से जांच करते हुए उनकी अद्यतन स्थिति की बारीकी से अवलोकन किया। इस दौरान मालखाना, शास्त्रागार, महिला हेल्प डेस्क, सीसीटीवी सिस्टम, हवालात, बैरक, भोजनालय सहित पूरे थाना परिसर का निरीक्षण किया गया। एसपी ने साफ व्यवस्था पर विशेष जोर देते हुए संबंधित पुलिस कर्मियों को कड़े निर्देश दिए कि परिसर में स्वच्छता व अनुशासन पर हर हाल में वहां पर ध्यान रखा जाए। निरीक्षण के दौरान कई बिंदुओं पर सुधार के निर्देश दिए गए और साथ ही लापरवाही पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। उन्होंने कहा कि आमजन को बेहतर पुलिसिंग सेवा देना प्राथमिकता है और इसमें किसी प्रकार की ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हरदोई जनपद में अवैध नशीले पदार्थों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत थाना पिहानी पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक अभियुक्त को 301 ग्राम अवैध हेरोइन के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से घटना में प्रयुक्त एक मोटरसाइकिल भी बरामद की है। पुलिस के अनुसार पुलिस अधीक्षक हरदोई के निर्देश पर चलाए जा रहे अभियान के क्रम में 18 मार्च को पिहानी पुलिस टीम ने सियाराम पुत्र कढ़ीले आरख निवासी ग्राम जमालपुर थाना इमलिया सुल्तानपुर जनपद सीतापुर को गिरफ्तार किया है। इस संबंध में वहां पर थाना पिहानी में मुकदमा अपराध संख्या 135/26 धारा 8/21 NDPS एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत कर वैधानिक कार्रवाई शुरू कर दी गई है। बताया गया कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है और उसके विरुद्ध जनपद हरदोई के विभिन्न थानों में पूर्व से ही 1 दर्जन से करीब आपराधिक मुकदमे दर्ज है। पुलिस टीम में उप निरीक्षक सूर्यमणि यादव, उप निरीक्षक राजेश यादव, उप निरीक्षक राजकुमार, हेड कांस्टेबल शेर बहादुर, हेड कांस्टेबल जय भारत एवं कांस्टेबल जयपाल शामिल है। बिलग्राम में साप्ताहिक बंदी को लेकर सराफा व्यापारी अध्यक्ष सतीश बाथम ने नाराजगी जताई है। उन्होंने बताया कि नगर में साप्ताहिक बंदी हर शुक्रवार को निर्धारित है, लेकिन इसके बावजूद कई दुकानदार
दुकानदार अपनी दुकान खुली रखते हैं और नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। उन्होंने शासन प्रशासन से मांग की है कि ऐसे दुकानदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए ताकि साप्ताहिक बंदी का पूरी तरह से पालन सुनिश्चित हो सके। इसके साथ ही सतीश बाथम ने नगर में बढ़ते अतिक्रमण पर भी चिंता जताई है। उनका कहना है कि सदर बाजार से लेकर पीपल चौराहे तक सड़क किनारे अतिक्रमण फैला हुआ है, जिससे आम लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने प्रशासन से अतिक्रमण हटवा कर वहां पर रास्ते को व्यवस्थित और सुंदर बनाने की अपील की है। सतीश बाथम, चौराहा व्यापार अध्यक्ष बिलग्राम। मैं शासन से अपील करता हूं कि बिलग्राम में साप्ताहिक बंदी माननीय जिलाधिकारी महोदय द्वारा शुक्रवार को निर्धारित की गई है, मगर ना तो यहाँ कोई लेबर इंस्पेक्टर आता है और ना कोई अधिकारी उसके ऊपर कोई देखने आता है। तो पूरी मार्केट सदर बाजार बिलग्राम से चौराहा तक पूरी मार्केट खुलती है। मैं माननीय जिलाधिकारी महोदय और शासन से अनुरोध करता हूं कि साप्ताहिक बंदी का कड़ाई से पालन कराया जाए एवं बिलग्राम में सदर बाजार से चौराहा तक अतिक्रमण बहुत ज़्यादा है, जिससे सवारियों को निकलने में बहुत दिक्कत होती है। पटरी दुकानदार सब तखत डाले हुए हैं और आगे तक बनाए हुए हैं। उसका भी मैं शासन से अनुरोध करता हूँ कि अतिक्रमण का पालन सख्ती से कराया जाए और सब पूरा अतिक्रमण हटाया जाए। धन्यवाद। खबर बिलग्राम से, जहां बाबा विश्वनाथ मंदिर पीपल चौराहा से ज्वाला जी मंदिर के लिए जागरण हेतु ज्वाला जी की पवित्र ज्योति लेने के लिए बिलग्राम के प्रसिद्ध समाज सेवी एवं पूर्व मेंबर राधे रिंकू आज सकुशल वापसी कर अपने नगर पहुंचे हैं। जानकारी के अनुसार राधे रिंकू अपने साथियों व श्रद्धालुओं के साथ बड़े ही श्रद्धा, भक्ति और उत्साह के साथ हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा स्थित मां ज्वाला के दरबार पहुंचे थे, जहां विधि विधान से पूजा अर्चना कर मां ज्वाला की अखंड ज्योति प्राप्त की गई। इस दौरान उन्होंने क्षेत्र की सुख समृद्धि और शांति के लिए भी विशेष प्रार्थना की और साथ ही 18 तारीख को जैसे ही राधे रिंकू ज्योति लेकर बिलग्राम पहुंचे हैं, नगर का माहौल भक्तिमय हो उठा और साथ ही बिलग्राम चौराहे पर पहले से ही बड़ी संख्या में श्रद्धालु और स्थानीय लोग मौजूद थे। सभी ने फूल मालाओं के साथ उनका जोरदार स्वागत किया। जगह जगह जय माता दी के जयकारों से पूरा क्षेत्र गूंज उठा। भक्ति में खासा उत्साह देखने को मिला। इस मौके पर मौजूद लोगों ने कहा कि ऐसे धार्मिक आयोजन से समाज में एकता, श्रद्धा, सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। राधे रिंकू द्वारा ज्योति लाकर क्षेत्र में जागरण का आयोजन करना एक सराहनीय पहल है। आगामी त्योहार ईद और नवरात्रि के मद्देनजर कोतवाली परिसर में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई है। बैठक की अध्यक्षता कोतवाल विजय कुमार ने की है, जिसमें नगर के गणमान्य नागरिकों, धर्मगुरुओं और व्यापारी प्रतिनिधियों ने भाग लिया। कोतवाल विजय कुमार ने सभी से अपील करते हुए कहा कि नगर में आपसी भाईचारे और सौहार्द बनाए रखें। त्योहारों के दौरान किसी भी प्रकार की अफवाहों पर ध्यान न दें और शांति व्यवस्था बनाए रखने में पुलिस प्रशासन का सहयोग अवश्य करें। बैठक में मौजूद लोगों ने भी प्रशासन को पूर्ण सहयोग देने का आश्वासन दिया। इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए और संवेदनशील स्थलों पर विशेष निगरानी रखने की बात भी कही गई। बैठक में वरिष्ठ पत्रकार आरिफ नवाब शब्बू और वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप यादव, पत्रकार शमसुद्दीन, पत्रकार नफीस अहमद और नामित सभासद नगर पालिका अवनीत शर्मा, टोनू समाजसेवी, हरिनाम कुशवाहा समाजसेवी, मोहम्मद सईद एडवोकेट और साथ ही मोहम्मद रेहान एडवोकेट, मोहम्मद अजीम सहित नगर के कई लोग वहां पर मौजूद रहे। बिलग्राम नगर पालिका में आरती गुप्ता को नामित सभासद बनाए जाने पर क्षेत्र में खुशी का माहौल देखने को मिला। खासकर महिलाओं में इस निर्णय को लेकर उत्साह है और इसे महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा। नगर वासियों का कहना है कि भाजपा सरकार लगातार महिलाओं को आगे बढ़ाने में उन्हें जिम्मेदारी देने का कार्य करती है, जिससे समाज में सकारात्मक बदलाव आ रहा। आरती गुप्ता को नामित सभासद बनाए जाने पर बिलग्राम मल्लावा विधायक आशीष सिंह आशू की धर्मपत्नी ने उन्हें बधाई देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की है। इस दौरान उन्होंने विश्वास जताया कि आरती गुप्ता अपने दायित्वों का निर्वहन पूरी निष्ठा और ईमानदारी से करेंगी। इस अवसर पर समर्थकों व स्थानीय लोगों ने भी खुशी जाहिर करते हुए उन्हें शुभकामनाएं दी।
उत्तर प्रदेश की महत्वाकांक्षी परियोजना गंगा एक्सप्रेसवे जल्द ही आम जनता के लिए खुलने जा रही है। करीब 594 किलोमीटर लंबा यह ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे 6 लेन भविष्य में 8 लेन तक विस्तार योग्य होगा, जो पश्चिम उत्तर प्रदेश को पूर्वी हिस्से से जोड़ेगा। इस एक्सप्रेसवे की शुरुआत मेरठ जिले में NH 334 पर स्थित बिजली विभाग बिजली गांव खरखौदा के पास से होगी और यह प्रयागराज जिले में NH 19 पर सोराब के पास जूदापुर दादू गांव तक जाएगा और साथ ही किन जिलों में होकर गुजरेगी आपको बता दें। गंगा एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश के कई प्रमुख जिलों से होकर निकलेगा, जिसमें शामिल है मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा, संभल, बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़, प्रयागराज। इसके साथ ही बिलग्राम, मलावा, बांगर, मऊ और सफीपुर जैसे क्षेत्र भी इससे सीधे जुड़ेंगे। परियोजना की मुख्य बातों की बात करें तो 29 जनवरी 2019 को उत्तर प्रदेश कैबिनेट की इस परियोजना को मंजूरी दी है। 18 दिसंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शाहजहांपुर में इसको आधारशिला रखी है। अब इसका उद्घाटन अप्रैल माह में प्रस्तावित है, जिसकी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा इसे किया जा सकता है। और फायदे की बात करें तो पश्चिम से पूर्वी यूपी तक सफर होगा बेहद आसान और तेज। व्यापार, उद्योग और रोजगार के नए अवसर बढ़ेंगे। गंगा एक्सप्रेसवे यूपी की सबसे बड़ी कनेक्टिविटी परियोजना जल्द होगी शुरू। उत्तर प्रदेश की महत्वाकांक्षी परियोजना गंगा एक्सप्रेसवे जल्द ही आम जनता के लिए खुलने वाली है। करीब 594 किलोमीटर लंबा ये गंगा एक्सप्रेसवे जल्द ही जनता के लिए खोल दिया जाएगा। 6 लाइन, भविष्य में इसको 8 लाइन भी आप कर सकते हैं। प्रदेश की पूर्वी हिस्से से जुड़ेगा गंगा एक्सप्रेसवे। इस एक्सप्रेसवे की शुरुआत मेरठ जिले में NH 334 पर स्थित बिजौली गांव खरखौदा के पास से होगी और ये प्रयागराज जिले में NH 19 पर सरोवा के पास जूदापुर दादू गांव तक जाएगा। किन जिलों से होकर गुजरेगा ये भी आपको बता दें। गंगा एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश के कई प्रमुख जिलों से होकर निकलेगा, जिनमें शामिल हैं बदायूं, शाहजहांपुर, हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा, संभल, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़ और प्रयागराज। इसके साथ ही बिलग्राम, मल्लावा, बागर, मऊ और सफीपुर जैसे क्षेत्र भी इससे जुड़ेंगे। परियोजना की मुख्य बातें आपको बता दें। 29 जनवरी 2019 को उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने इस परियोजना को मंजूरी दी। 18 दिसंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शाहजहांपुर में इसकी आधारशिला रखी। अब इसका उद्घाटन अप्रैल माह में प्रस्तावित है, जिसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा किया जाएगा। पश्चिम से पूर्वी तक यूपी का सफर होगा बेहद आसान और तेज। व्यापार, उद्योग और रोजगार के नए अवसर बढ़ेंगे। हरदोई और आसपास क्षेत्रों को मिलेगा बड़ा लाभ। आदिशक्ति जगदम्बा का परम धाम विंध्याचल केवल एक तीर्थ नगरी नहीं बल्कि प्रमुख सिद्धपीठ है। आदिशक्ति पराम्बा विंध्य पर्वत पर अपने तीनों स्वरूप में विराजमान है। वर्ष में पड़ने वाले चैत्र नवरात्रि मेले में दूर दूर से भक्त मां के दर्शन के लिए आते हैं। गुरुवार को उदया तिथि में वासंतिक और साथ ही नवरात्र भोर की मंगला आरती से आरंभ होता है और इस वर्ष मां डोली में सवार होकर आ रही हैं, जबकि उनका प्रस्थान हाथी पर होगा। और नवरात्र में आदिशक्ति के 9 रूपों की आराधना की जाती है। पहले दिन हिमालय की पुत्री पार्वती अर्थात शैलपुत्री के रूप में आदिशक्ति का सविधि पूजन अर्चन करने का विधान है। प्रत्येक प्राणी को सदमार्ग पर प्रेरित करने वाली मां यह स्वरूप सभी के लिए वंदनीय है। और साथ ही विंध्यन पर्वत और साथ ही पाप नाशिनी मां गंगा के संगम तट पर विराजमान मां विंध्यवासिनी शैलपुत्री के रूप में दर्शन देकर अपने सभी भक्तों का कष्ट दूर करती हैं। आदि अनादिकाल में भक्तों के आस्था का केंद्र विंध्य पर्वत रहा है। और साथ ही पतित पावनी मां भागीरथी के संगम तट पर श्री विंध्यवासिनी का प्रथम दिन शैलपुत्री के रूप में पूजन व अर्चन किया जाता है।
शैल का अर्थ पहाड़ होता है और कथाओं के अनुसार पार्वती पहाड़ों के राजा हिमालय की पुत्री थी। पार्वती राज हिमालय की पुत्री को शैलपुत्री भी कहा जाता है और उनके एक हाथ में त्रिशूल, दूसरे हाथ में कमल का फूल है। भारत के मानक समय के लिए विंदु के रूप में स्थापित विंध्यवासिनी मां को वहां पर वादुवासिनी अर्थात विंध्यवासिनी के नाम से भक्तों के कष्ट को दूर करने वाला माना जाता है। प्रत्येक प्राणी को सद्मार्ग पर प्रेरित करने वाली मां शैलपुत्री सभी के लिए आराध्य है। हमारा नाम जय प्रकाश मिश्र है। नवरात्र का दिन चल रहा है। माँ विंध्यवासिनी के धाम में हम आए हुए हैं और माँ का 9 दिन पाठ करेंगे और देश के हम माँ से कामना करते हैं कि देश का कल्याण हो, सभी लोगों का कल्याण हो। कैसा लग रहा है आपको? आप हमेशा आते हैं दर्शन करने? बहुत अच्छा होता है यहाँ और माँ का दर्शन होता है, पूजन होता है। माँ सबका कल्याण करती है। क्या नाम है आपका? मैं पंडित अखिलेश चंद्र मिश्रा, राजन गुरु, विंध्याचल धाम। पंडित जी ये बताइए, नवरात्र का प्रथम दिन है, ऐसे में किस रूप में माँ की पूजा की जाती है, क्या विधि है और माँ कैसे आ रही है? देखिए, यह जो वासंतिक नवरात्र है उसका आज प्रथम दिन है और आज भगवती डोली से आ रही है और इनका जो प्रस्थान होगा ये जाएंगी हाथी से। तो यह जो डोली और हाथी के बीच का जो यह दृश्य है यह बहुत बड़ा सुखमय नहीं है, क्योंकि डोली से आना अशुभ कारक बताया गया है हमारे शास्त्रों में, लेकिन हाथी से जा रही है। तो लेकिन भक्तों के लिए यही भगवती का आज यह नवरात्र के प्रथम दिन है कि अपने घर में वह कलश की स्थापना करे और उसका जो समय है वह 6:48 के बाद सारा दिन है, चाहे जब आप स्थापना करें। अभिजित मुहूर्त कुछ लोग करते हैं, तो वो अभिजित मुहूर्त है 11:40 से 12:30 बजे तक। तो इस मुहूर्त में कलश की स्थापना करें और भगवती का जो मिश्री, काजू और केला इसका भोग लगावें और कलश की स्थापना के बाद नवान मंत्र का 27 माला जप करें। तो उससे उनकी जितनी भी मनोकामना रहती है सब माता पूर्ण कर देती है, क्योंकि उन्होंने ही कहा है कि यम यम चिंत्यते कामम तम तम प्राप्नोत निश्चितम। और आज के दिन जो साधक है उनके मूलाधार चक्र का जागरण होता है और जिनके कुंडली में ग्रह खराब चल रहे हैं, आज के दिन जो गुरु अगर अस्त है या उनके कुंडली में मार्गी है, खराब है, तो उनकी भी कृपा आज के दिन पूजन करने से मिलेगा। जय मां विंध्यवासिनी। मेरा नाम सोनी सिंह है। ये कितनी देर से लाइन में लगे थे? हम लोग 4 बजे भोर से लाइन में लगे हैं, फिर भी झांकी दर्शन मिला है पूरी अच्छे से नहीं। यहाँ तो 2 बजे रात से ही पूरे सब लाइन में लगे हुए हैं। भीड़ बहुत है, भीड़ के तो पूछिए मत, पूरा रोड तक लाइन पूरा लगे हुए हैं। क्या कहेंगे माँ के बारे में? माँ के बारे में यही, माँ के धाम में जो आ गया तो भाई माँ का मनोकामना जो है, जो मांगता है उसको पूरा होता है। ये है माँ के शक्ति बहुत है। फिर भी व्यवस्था बहुत पहले से बेटर हो गया। हमारे योगी जी बहुत अच्छा यहाँ का व्यवस्था सब बना दिए हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। माई का धाम में आके दर्शन करते हैं, अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। जय माता। क्या नाम है आपका? रमाशंकर गुप्ता। क्या कहेंगे रमाशंकर जी, कितने बजे से लाइन में लगे थे? 4 बजे से। क्या हुआ, कैसे दर्शन? एकदम दर्शन फर्स्ट क्लास दर्शन हुआ। क्या अनुभूति होती है यहाँ पे आके? एकदम अच्छा लग रहा है, पहले से बहुत अच्छा लग रहा है। पहले जो गली कुछ था एकदम बहुत अच्छा लग रहा है। माता रानी से दर्शन करके बहुत अच्छा लग रहा है। क्या कहेंगे माँ? बस एकदम माँ के पास से आशीर्वाद से बना रहे सब, वही है एकदम एकदम एकदम। हम तो हर मंगलवार को आते हैं माता के यहाँ दर्शन करने हैं। हाँ, हर मंगलवार को आते हैं, फिर आते रहेंगे। हम 9 दिन आएंगे माँ के दर्शन करने। इटावा के थाना एकदिल पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए थाना प्रभारी विक्रम सिंह चौहान द्वारा बताया गया कि युवक जनपद औरैया के थाना अजीतमल क्षेत्र के ग्राम मुरैना निवासी मयंक जाटव पुत्र राम सिंह जाटव है। पुलिस द्वारा आरोपी के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्रवाई करते हुए न्यायालय पेश किया गया है, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। थाना पुलिस का कहना है कि इस प्रकार के अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई लगातार जारी रहेगी।
उत्तर प्रदेश के जनपद अमरोहा पुलिस अधीक्षक अमित कुमार आनंद के निर्देशन में थाना डिडौली पुलिस द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में एक अभियुक्त को किया गया पुलिस ने गिरफ्तार, जिसके कब्जे से 7 ग्राम 41 मिलीग्राम स्मैक बरामद। बताते चले कि थाना डिडौली क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गांव चक सूरजपुर निवासी सौरभ पुत्र नरेश को 7 ग्राम और साथ ही 41 मिलीग्राम स्मैक सहित गिरफ्तार किया गया। बरामदगी के आधार पर थाना डिडौली पर मुकदमा NDPS एक्ट पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। उत्तर प्रदेश के जनपद अमरोहा पुलिस अधीक्षक महोदय अमित कुमार आनंद के निर्देशन में थाना अमरोहा पुलिस द्वारा 2 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की मोटरसाइकिल बरामद कर ली गई। आपको बताते चले कि दिनांक 18 मार्च 2026 को चेकिंग के दौरान थाना अमरोहा नगर पुलिस ने 2 अभियुक्त गढ़ों को गिरफ्तार किया है। और साथ ही आपको बता दें गिरफ्तार अभियुक्त गढ़ पहला मोहम्मद सुहेल पुत्र वकील निवासी गली नंबर 6 निकट अख्त अल्तबा और मस्जिद थाना जामिया नगर दिल्ली, उम्र लगभग 35 वर्षीय। दूसरा शहान पुत्र शहीद निवासी गली नंबर 5 निकट मस्जिद थाना जामिया नगर दिल्ली, उम्र लगभग 21 वर्षीय को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त गढ़ के कब्जे से एक चोरी की मोटरसाइकिल संख्या DL8 SCV 1455 रंग काला बरामद की गई। पूछताछ में अभियुक्त गढ़ द्वारा बताया गया कि उक्त मोटरसाइकिल को अमरोहा से बेचने के उद्देश्य से लाया गया था, जिसे चेकिंग के दौरान पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया। उक्त गिरफ्तारी एवं बरामदगी के आधार पर मुकदमा अपराध संख्या 98/2026 धारा 317(2) 317(5) BNS में अभियुक्त गढ़ को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के जनपद अमरोहा के समक्ष पेश किया गया। उत्तर प्रदेश के जनपद अमरोहा पुलिस अधीक्षक अमरोहा अमित कुमार आनंद के निर्देशन में थाना डिडौली पुलिस द्वारा अन्यार्स स्कूल जोया में हुई चोरी की घटना के संबंध में एक वांछित अभियुक्त गिरफ्तार, उसके कब्जे से 39,500 रुपए, एक हार्ड डिस्क, एक मोटरसाइकिल बरामद की गई। आपको बता दें कि दिनांक 7 फरवरी 2026 वादी द्वारा सूचना दी गई कि अज्ञात चोर द्वारा द आयरन स्कूल जोया में घुसकर ऑफिस में AC कैबिन में रखा एक लैपटॉप, एक हार्ड डिस्क, एक इंटरकॉम और साथ ही एक सैमसंग A23 मोबाइल फोन व नगद धनराशि चुरा ली गई है। इस संबंध में थाना डिडौली पर मुकदमा BNS बनाम वहां पर अज्ञात पंजीकृत किया गया। दिनांक 18 मार्च 2026 की उक्त अभियोग में एक वांछित अभियुक्त सुमित पुत्र राकेश निवासी ग्राम कुदैना चक थाना गजरौला जनपद अमरोहा को गिरफ्तार किया गया, जिसके कब्जे में चोरी किए गए 39,500 रुपए, एक अदद हार्ड डिस्क व एक मोटरसाइकिल स्प्लेंडर प्लस संख्या UP23AV 7464 बरामद की गई है तथा अभियुक्त को माननीय न्यायालय अमरोहा के समक्ष पेश किया गया। जौनपुर पहुंची अपना दल कमलावादी पार्टी के नेता और सिराथू की विधायक पल्लवी पटेल ने मड़ियाहू विधानसभा क्षेत्र में आयोजित मंडलीय समता सम्मेलन में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए केंद्र और प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा। मीडिया से बातचीत करते हुए अपना दल नेता व सिराथू विधायक डॉक्टर पल्लवी पटेल ने कहा कि UGC लागू करने का मकसद दलितों और पिछड़ों को अधिकार देना है और साथ ही लेकिन केंद्र सरकार की नीयत ठीक नहीं है। केंद्र सरकार ने पहले UGC लागू कर एक वर्ग को सड़क पर ला देने के बाद उस पर सुप्रीम कोर्ट से बैन लगवाकर दूसरे वर्ग को सड़क पर लाने का काम कर दिया है। उन्होंने कहा कि जब कोई भी कानून बनता है तो उसमें सुधार करने की गुंजाइश होती है, लेकिन केंद्र सरकार सुधार करने के बजाय उस पर बैन ही लगवा देता है। युवाओं से वो मानसिक प्रताड़ना होती है, उस शोषण को रोकने के लिए एक सकारात्मक कदम था
और कहीं ना कहीं जिनकी सोच नहीं थी, भारतीय जनता पार्टी ने एक ऐसा षड्यंत्र रचा कि पहले इसको लागू करके एक समाज को सड़कों पे लाया, उसके बाद स्वतः संज्ञान लेकर के इसको सर्वोच्च न्यायालय ने बैन कर दिया, दूसरा समाज सड़कों पे आ गया। तो ये देश जो आज एक तनाव की स्थिति में जो जल रहा है, उसका पूरा जो दारोमदार है या उसकी पूरी जो कर्ता धर्ता है वो भारतीय जनता पार्टी की सोच है। वो चाहते ही नहीं है इस देश में जो पिछड़ा है, जो दलित है, जो आदिवासी है, जो अनुसूचित समाज है, उसके हक और अधिकारों को सुरक्षित किया जाए। जी, निश्चित तौर पर हम मानते भी हैं और आंकड़े इस बात को साबित भी करते हैं, जिसको स्वयं सर्वोच्च न्यायालय ने, यूजीसी ने और भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्र की सरकार है उन्होंने भी इस बात को एक्सेप्ट किया है, एक्सेप्टेंस है। उसके बाद ही तो ये इक्विटी रेगुलेशन आया। तो अगर आप लाए थे और अब आप ये बोल रहे हैं किसी एक समाज का हनन हो जाएगा, तो किसी भी नियम कानून में सुधार की गुंजाइश हमेशा होती है, लेकिन लागू होते ही उसको बैन करा देना ये कहीं से भी सकारात्मक दृष्टिकोण नहीं दिखाता। उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड ने बांध सुरक्षा को लेकर सामुदायिक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया है। आपको बता दें, बांध सुरक्षा को लेकर ये जागरूकता आयोजन किया गया। ये कार्यक्रम बैराज चीला मार्ग स्थित गंगा भोगपुर में आयोजित हुआ है, जिसमें बांधों की सुरक्षा और आपातकालीन प्रबंधन पर विस्तृत चर्चा की गई है। और साथ ही आपको बता दें, कार्यक्रम के दौरान UJVNL के जनरल मैनेजर आदेश नौटियाल ने बताया कि जल शक्ति मंत्रालय की ड्रिप एक महत्वाकांक्षी योजना है। इस परियोजना को वर्ल्ड बैंक द्वारा सहायता प्रदान की जाती है, जिसका उद्देश्य बांधों के स्वास्थ्य और साथ ही सुरक्षा मानकों में सुधार करना है। केंद्रीय जल आयोग और राष्ट्रीय बांध सुरक्षा प्राधिकरण के मार्गदर्शन में बांधों के संचालन और रखरखाव को और बेहतर बनाया जा रहा है। बांध के आसपास रहने वाली आबादी का संवेदनशील बनना इस कार्यक्रम का मुख्य लक्ष्य है, ताकि किसी भी पैनिक की स्थिति में यह सही प्रक्रिया दे सके। और साथ ही नौटियाल ने बताया कि इस कार्यक्रम में मंच के माध्यम से बांध कार्यान्वयन और साथ ही एजेंसियों पर स्थानीय जनता को डैम सेफ्टी एक्ट के प्रावधानों पर डिजास्टर मैनेजमेंट की बारीकियों से अवगत कराया जा रहा है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि उत्तराखंड जल विद्युत निगम जो है, जो भी हमारे वर्ष 2021 में डैम सेफ्टी कंप्लायंसेस आई हैं, उनके अनुपालन में हम लोगों को जो है कम्युनिटी अवेयरनेस प्रोग्राम जो है इसका आयोजन करना है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ड्रिप डैम रिहेबिलिटेशन एंड इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम जो है, यह जल शक्ति मंत्रालय का जो है एक अद्भुत परियोजना है, जिसके माध्यम से जिसकी जो फंडिंग जो है वर्ल्ड बैंक द्वारा की जा रही है। और इसका जो मुख्य उद्देश्य है वह यह है कि डैम की हेल्थ को सुधारना, जो वहाँ पे जो हमारे सेफ्टी मेजर्स हैं उनकी हेल्थ को भी सुधारना, तथा जो वहाँ के इंस्टीट्यूशनल सेटअप्स हैं उनको जो है उनको भी और बेहतर बनाना है। किसके माध्यम से? CWC एवं NDSA के माध्यम से। और इसके साथ साथ मैं आपको यह भी बताना चाहूँगा कि जल शक्ति मंत्रालय के निर्देशानुसार हम लोग जो है CWC एवं NDSA के जो है मार्गदर्शन में जो हमने एक कम्युनिटी अवेयरनेस प्रोग्राम जो आज आयोजित किया है, यह उनकी एक मुख्य पहल है, जिसके द्वारा जो है हमारे डैम के आसपास जितनी भी हमारी जनता रह रही है उनको जो है सेंसिटाइज करना है, जो यहाँ के सेफ्टी मेजर्स हैं उन पर ध्यान देना है। और जब कभी भी जो है कोई पैनिक कंडीशन आती है तो उसमें उनको किस प्रकार की प्रतिक्रिया देनी है उस पर उनको जो है शिक्षित करना है। तो मुझे उम्मीद है कि इस मंच के माध्यम से हम लोग जो है NDSA तथा CWC के माध्यम से जो हमारे क्या कहते हैं उसको होल्डर्स हैं, उन लोगों को डैम सेफ्टी एक्ट प्रोविजंस, जो हमारा डिजास्टर मैनेजमेंट है और सामुदायिक जागरूकता का जो महत्व है उसके बारे में उन्हें जो है काफ़ी अच्छी जानकारियाँ प्राप्त होगी। इसी उम्मीद के साथ हम लोगों ने जो है आज यहाँ पर जो भी हमारे विशेष जो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज हैं वहाँ से कुछ जो प्रतिनिधि आए हुए हैं, तो उनके माध्यम से हम लोग जो है डैम ओनर्स को जो है और उसके आसपास की जो जनता है उसको जागरूक कर।
ऋषिकेश के चार धाम यात्रा ट्रांजिट कैंप में बम होने की सूचना से श्रद्धालुओं में हड़कंप मच गया। इस हड़कंप में 4 श्रद्धालु घायल हो गए हैं, जिन्हें प्रशासन की टीम ने एम्बुलेंस से भेजा अस्पताल और साथ ही जहां इनका उपचार चल रहा है। फिलहाल डॉक्टर ने घायलों की हालत खतरे से बाहर बताई है और यह सारा नजारा जिला प्रशासन की ओर से आयोजित मॉक ड्रिल के दौरान देखने को मिला है। बता दें कि आज सुबह लोकल प्रशासन को जिला स्तर से सूचना मिली कि चार धाम यात्रा ट्रांजिट कैंप परिसर में बम रखा गया। यह सूचना मिलते ही लोकल प्रशासन में हड़कंप मच गया। आनन फानन में पुलिस, बम निरोधक दस्ता, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, मेडिकल टीम और अन्य महत्वपूर्ण विभागों से जुड़े अधिकारी ट्रांजिट कैंप पहुंचे हैं। सबसे पहले ट्रांजिट कैंप को खाली कराया गया और कैंप में मौजूद सभी श्रद्धालुओं को सुरक्षित स्थान पर भेजा गया। बम होने की सूचना से हड़कंप और साथ ही बीच में 4 श्रद्धालु घायल हो गए हैं, जिन्हें एम्बुलेंस से अस्पताल भेजा गया। इस दौरान वहां पर बम डिस्पोजल दस्ते ने पूरे परिसर को गहनता से चेक किया, लेकिन परिसर में कोई भी बम नहीं मिला। तब जाकर प्रशासन की टीम ने राहत की सांस ली है। ऋषिकेश में 2 जगह पर मॉक ड्रिल होनी है, जिसमें एक जो थीम था ये था कि जो हमारा चार धाम यात्रा कैंप है उसमें एक बम ब्लास्ट की जो बम होने की सूचना होगी और उस पर हमारे द्वारा रिएक्ट करना है। और एक जो मॉक ड्रिल है वो त्रिवेणी घाट पर आयोजित किया गया। उसका थीम ये था कि अधिक बारिश के कारण जो पहाड़ी क्षेत्र है उनमें अधिक बारिश हुई है, जिसके कारण गंगा नदी का जलस्तर बढ़ा है और उस त्रिवेणी घाट एवं उसके आसपास के इलाकों में भारी जलभराव के कारण वहाँ कुछ व्यक्तियों के डूबने आदि की सूचना प्राप्त हुई है। तो वहाँ पर इंसिडेंट कमांडर एसडीएम साहब थे और मैं जो है चार धाम जो यात्रा केंद्र है यहाँ पे इंसिडेंट कमांडर था। तो हमारे द्वारा जैसी हमको 10 बजे सूचना प्राप्त हुई कि यात्रा ट्रांजिट कैंप में एक बम होने की सूचना है, तो हमारे द्वारा मैं जो आईआरएस है उसको एक्टिवेट करते हुए मैं और जो एसओ साहब है वो मौके पे आए और हमारे द्वारा पुलिस के माध्यम से इस परिसर को खाली कराया गया। इस परिसर को कोर्डन ऑफ करते हुए बीडीएस टीम के माध्यम से बम होने की है उसको सर्च कराया गया। उसके साथ साथ हमारे द्वारा जो बम निरोधक दस्ता टीम है उसके पीछे जो है जैसे उनके द्वारा बताया गया कि बम नहीं है, फिर एसडीआरएफ, फायर और मेडिकल टीम, एनडीआरएफ इनके द्वारा एक सर्च एवं रेस्क्यू अभियान चलाया गया, जिसमें हमारे जो भगदड़ में 4 व्यक्ति घायल मिले थे। उन घायल व्यक्तियों को हमारे द्वारा हॉस्पिटल एम्बुलेंस के माध्यम से पहुंचाया गया और उसके बाद फिर हमारे द्वारा जो एक फाइनल सर्च किया गया, जिसमें अभी इनके द्वारा बताया गया है कि हमारी जो रिसर्च एवं रेस्क्यू टीम है उनके द्वारा यह अवगत कराया गया कि वर्तमान में कोई भी व्यक्ति इस बिल्डिंग में ऐसा नहीं है जो घायल हुआ हो या अन्य कहीं दबा हो या अन्य किसी चीज से वहां छूटा हो। वर्तमान में ये बिल्डिंग हमारे पूरी सेफ है, यहाँ कोई बम नहीं है, ना कोई व्यक्ति फंसा है और इसी के साथ जो है हमारे द्वारा ये अभियान पूरा समाप्त किया गया। देखिए जो जैसी हमें सूचना प्राप्त हुई उसके बाद हमारे द्वारा आईआरएस को एक्टिवेट किया गया और आईआरएस के एक्टिवेट होते ही जैसे हमारे द्वारा सूचना की गई उसके बाद अपेक्षित टाइम में जो टीमें हैं वो मौके पर पहुंची हैं। तो अगर हम कहें तो जो टाइमिंग है वो काफ़ी अच्छा रहा है। तो मौके पे कभी ऐसी कोई घटना होती है तो इन जो मॉक ड्रिल के माध्यम से मुझे लगता है कि जो हमारा टाइमिंग है टीम का रिस्पॉन्ड का वो बढ़ेगा और ये काफ़ी कारगर साबित होगी। नैनीताल शहर के बहुचर्चित इरम खान हत्याकांड में इंसाफ की जीत हुई है। नैनीताल के द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश कुलदीप शर्मा की अदालत ने आरोपी मोहम्मद गुलजार को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। शासकीय अधिवक्ता सुशील शर्मा के अनुसार घटना अगस्त 2023 की है। साजिश और हत्या 1 अगस्त 2023 को 3 बच्चों का और शादीशुदा इरम को नौकरी का झांसा देकर नैनीताल लाया। यहाँ एक होटल में उसने इरम को जहर देकर मौत के घाट उतार दिया। मृतका की बहन फरहीन वारसी ने तहरीर में बताया था कि गुलजार इरम पर मुरादाबाद में दर्ज दुष्कर्म का मुकदमा वापस लेने का दबाव बना रहा था और बात न मानने पर उससे यहाँ खौफनाक साजिश रची है। आरोपी ने मृतका को बदनाम करने के लिए आपत्तिजनक वीडियो वायरल किए और एक फर्जी निकाहनामा भी तैयार किया था। अभियोग पक्ष में मजबूती से पैरवी करते हुए कोर्ट में 13 गवाह और पुख्ता फॉरेंसिक सबूत पेश किए। अदालत ने आरोपी को सही पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। नाम का व्यक्ति इरम नाम के व्यक्ति को लेकर नैनीताल लाया था
और उसकी हत्या करके यहाँ से फरार हो चुका था, क्योंकि इरम के को नौकरी का झांसा दिया करता था और उस पर बुरी नज़र रखता था, जिस पर उसका शारीरिक शोषण करता था, जिसके विरुद्ध थाना मुरादाबाद में इसके विरुद्ध अभी तो गुलजार के विरुद्ध मर्तका द्वारा 376, 377, 323 के तहत मुकदमा दर्ज कराया था। उस केस को वापस लेने के दबाव में उसके यहाँ मारपीट करता था और उसकी वीडियो वायरल करता था, गंदी वीडियो, और जब वो नहीं मानी तो उसको षड्यंत्र से यहाँ लाया और यहाँ से मार के फरार हो गया था। तो आज न्यायालय द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश नैनीताल द्वारा अभियुक्त गुलजार को धारा 302 IPC के तहत धारा 302 में आजीवन कारावास एवं अर्थदंड की सजा सुनाई है, क्योंकि गुलजार ने जब उसको सल्फास की गोलियां खिलाई थी तो वहां पर कई साक्ष्य थे, उनको मिटाने का प्रयास किया था, इसलिए गुलजार को धारा 201 के अंतर्गत भी दोषी करार सिद्ध किया है। साथ में अर्थदंड धनराशि जमा होने पर 15,000 रुपये मृतका की माता को देने का अधिकार का भी आदेश किया है न्यायालय द्वारा, और न्यायालय द्वारा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण नैनीताल को भी इन खबरों में आज के लिए बस इतना ही। ऐसी खबरों से लगातार जुड़े रहने के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहें आगाज टाइम्स।